सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप बच्चों आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर आपके इन पे इनडायरेक्ट टेक्स्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। एंड जिस तरह से हमने कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई करी है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स के लिए। सर आओ बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर मई 2026 एग्जाम्स, सीए फाइनल, या अगर आपके सीए में फाइनल के एग्जाम्स है तो जून 26 के लिए जो अमेंडमेंट्स है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। सर सबसे पहली बात तो ये कि सर बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। दूसरी बात, ये जो अमेंडमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ये कौन से अमेंडमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं सर, इनकी एप्लीकेबिलिटी कब से कब तक के लिए हम यहां पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट सर, जनवरी 2026 के एग्जाम्स जो थे उसके लिए जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो 30 जून 2025 तक के लिए जो एप्लीकेबल हो गए थे वो रिलेवेंट थे। तो सर 30 जून 2025 तक के अमेंडमेंट्स वर रिलेवेंट फॉर January 2026 exams, and you are having exams in May 2026, and as per the policy of the ICI, all amendments made effective up till 6 months prior to the month of the exam are relevant for your exam. So is according 31st October 2025 तक के जो amendments applicable हो गए वो सब relevant है आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर अगस्त 2025 या उसके बाद मेरे बैचेस लिए थे, भले वो फुल कोर्स हो या एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, तो आपको ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको रिवीजन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अमेंडमेंट्स, एग्जाम्स के लिए उस पर्पस के लिए देखना हो तो आप ये लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारे अमेंडमेंट्स आपके लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मतलब अगस्त 2025 या उसके बाद, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगस्त 2025 या उसके बाद जिन्होंने भी फुल कोर्स, इन डेप्थ फुल कोर्स बैच या एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच लिया है उनके लिए ये अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो एप्लीकेबल हो गए टिल 31 अक्टूबर 2025। क्लियर सर, इसमें कोई एडिशनल पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, जो हमने पढ़ लिया वही मिलेंगे। नेक्स्ट, जिन्होंने भी अगस्त से पहले वाले मंथ में अपने बैचेस लिए थे, भले वो इन डेप्थ फुल कोर्स बैच हो या एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस हो, सर उसमें हमने ऑलरेडी 30 जून 2025 तक के अमेंडमेंट्स कवर कर लिए थे, क्योंकि सर उसमें सारे अमेंडमेंट्स हमने जनवरी 26 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट कर लिए थे, इन बुक्स भी आपको उस अकॉर्डिंग दिया था बच्चों। तो सर अब आपको जो, या फिर आपने उससे भी पुराने अगर बैचेस लिए थे तो आपने ऑलरेडी जनवरी 2026 तक के अमेंडमेंट्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, वो आपने देख लिया होगा। वैसे जनवरी 26 के लिए केवल 2 अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे भाई, एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला, एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन जो सर सेक्शन 95 में काम आती है रेस्टोरेंट सर्विस के केस में बेटा। ओके, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट था ही नहीं। अब इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए जो होने वाला है मई 2026 में, या सर जिनके सीएमए में एग्जाम्स है, जिनके सीएमए हैं उनके लिए जून 2026 में एग्जाम्स होंगे, आपके लिए 30 नवंबर 2025 तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट। एंड सर ये जो एक महीना था, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर, इसके बीच में कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। मतलब सर जो अमेंडमेंट्स मैं यहां कवर करने वाला हूं दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सीएमए हो या सीए फाइनल हो। ओके बच्चों क्लियर। तो सर शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। और हाँ सर, इससे पहले कि हम ये लेक्चर पढ़े, आपको जो नोट्स में दे रहा हूं वो कहां मिलेंगे सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये अमेंडमेंट नोट्स ले सकते हो, या फिर अपनी वेबसाइट wimconcept.com उसके फ्री रिसोर्सेज में जाके मई 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट टैब दे रखा हमने, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। सेकंड थिंग, अगर इस वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सर बहुत भारी मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड सर मजा आ जाए इस लेक्चर में तो कमेंट में जरूर बता देना कि मजा आया कि नहीं अमेंडमेंट कवर करने से। और उससे भी अच्छी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि सर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। ओके चलिए सरकार, आइए सर, ये रहे आपके अमेंडमेंट नोट्स। ओके ये देखो सर, तूफान के साथ शुरू होता है अमेंडमेंट हमारा। सर अब मैंने जो अमेंडमेंट नोट्स दिया है, जैसे मैं हर बार करता हूं, मैंने अमेंडमेंट नोट्स आपको दिए हैं, ये उन सारे पेजेस को स्कैन करके आपको दिया है जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट था। मान लो उस पेज पे केवल एक वर्ड अमेंडेड था तो भी मैंने पूरा पेज स्कैन किया, सो दैट आपकी जो बुक है उसके अंदर उस अमेंडमेंट को आपको इनकॉर्पोरेट करने में कोई टेंशन नहीं आए, आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाओ।
ओके एंड आपको अमेंडमेंट जल्दी से लिंक हो जाए आपकी बुक के साथ में बच्चों। अच्छा एक बात और, अभी हमने मई 2026 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए सर पहले जो हमारा 2 वॉल्यूम बुक हुआ करता था, मेन बुक एंड एक समरी बुक हुआ करता था, अब हमने सिंगल वॉल्यूम बुक बेस्ड पढ़ाई कर ली है। मतलब मैंने एक वॉल्यूम बुक बना दिया है, दोनों वॉल्यूम को सर एकदम मर्ज करके, एकदम सिंक्रोनाइज करके, पूरा एक एक लाइन को पढ़ के रीड्राफ्ट करके सिंगल वॉल्यूम बुक बना दिया है, जिससे हमने पूरे लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर जो नए वाले हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, जो हमने फुल कोर्स बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसके बेस पे हमने रिकॉर्ड किया है। एंड ये अमेंडमेंट जो दे रहा हूं मैं भी उन्हीं पेजेस को स्कैन करके मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। पर अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि हमको इंप्रोवाइज बुक से पढ़ना है, हमको सिंगल वॉल्यूम बुक से पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर दिस सिंगल वॉल्यूम बुक जो हमने इस बार रिलीज करी है फॉर मई 2026 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। ओके आओ बच्चों, सर अब हम शुरू करते हैं अमेंडमेंट की कहानी। सबसे पहला अमेंडमेंट ये रहा, रेट ऑफ टैक्स में चेंज हुआ है। सर आपने और मैंने पढ़ा हुआ है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर चार्जेबल टू जीएसटी, पर पहले यहां रेट ऑफ टैक्स था 28%, पर आपको पता है 28% वाला स्लैब जीएसटी 2.0 जो मोदी सरकार ने अमेंडमेंट किया है सर, उसमें 28% वाले स्लैब को उड़ा ही दिया इन्होंने, और सर इन पे 40% टैक्स लगा दिया। इसलिए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर चार्जेबल टू जीएसटी बट एट द रेट ऑफ 40%। क्लियर? अच्छा ये सेम अमेंडमेंट 2-3 बार आ रहा है आगे, वो भी तुम्हें पहले बताता हूं सो दैट लिंक होकर समझ में आ जाएगा बच्चों। तो सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी एटसेट्रा, इन सब पे रेट ऑफ टैक्स हो गया कितना, 40% इंस्टेड ऑफ 28%। सर यहां पर मैं बाकी के अमेंडमेंट पढ़ाने से पहले ये रहा, ये देखिए एक सर्कुलर था बेटिंग गैम्बलिंग के रिगार्डिंग, उसमें भी आप 40% कर दीजिए, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 28% के हिसाब से था, जो रेट ऑफ टैक्स अब हो गया है कितना, 40%। क्लियर? कोई खास अमेंडमेंट नहीं। वैसे रेट ऑफ टैक्स आपके सिलेबस में नहीं आता है, पर सिंस अपनी बुक के अंदर इसका रेफरेंस दे रखा था, सर्कुलर में इसका रेफरेंस था, इसलिए मैंने बताया। पर एक बड़ा शानदार अमेंडमेंट हुआ है, शानदार तो क्या हुआ, ऐसे लिंक होते हुआ है। सर याद करो वैल्यूएशन, रूल नंबर 31A, वैल्यूएशन के रूल्स। सर आओ पहले मैं बताता हूं आपको, जो लॉटरी के रिगार्डिंग था भाइयों, आइए सर ये रहा रूल नंबर 31A। देखिए बेटिंग गैम्बलिंग में तो हमेशा जो बैट वैल्यू है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ओवर एंड अबाउट दैट बैट वैल्यू जीएसटी लगता है, दैट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बच्चों। 1 लाख का सट्टा खेला आपने, 1 लाख का जुआ खेला, 1 लाख रुपए जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, अमाउंट जो आपने दिया है बुक मेकर को, बुकी को, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस पर सर 40% टैक्स अलग से लगेगा। पर लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट का जो वैल्यू था हमने पढ़ा था फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट, या जो प्राइस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया है, दैट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो वहां पे पहले था दैट प्राइस डिवाइड बाय 128 into 100, अब सर वही 28 हट के 40 हो गया है, इसलिए सर दैट प्राइस डिवाइड बाय 140 into 100 शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। आई होप समझ में आया बच्चों, ये पढ़ लीजिए। The value of supply of lottery shall be deemed to be 100 divided by 140 of the face value of ticket or of the price is notified in the official gazette by the organizing state, whichever is higher shall be the value of supply। तो अल्टीमेटली जो पहले डिवाइड बाय 128 होता था, अब वो डिवाइड बाय 140 हो गया, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स भी 40% हो गया इस पे। क्लियर? कोई खास अमेंडमेंट नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों, हाँ ना भाई। आइए वापस स्टार्टिंग में चलते हैं हम। सर फर्स्ट हमने ये 40% वाला पॉइंट पढ़ लिया, जहां जहां इसका रेफरेंस आ रहा था वहां हमने इसको कवर कर लिया। आइए सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। सर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 हमने पढ़ा हुआ है कि सर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसमें ये एंट्री नंबर 8AA ऐड हो गया है। अच्छा आपने और मैंने एक पॉइंट पहले पढ़ा था 8A कि जहां पे अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया, और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से कस्टम क्लियरेंस कराने से पहले ही आपने बेच दिया गुड्स को वेयरहाउस में ही, तो सर जब उस गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा तब वैसे भी आई जीएसटी लगने वाला है, इसलिए वेयरहाउस के अंदर जब आप बेचेंगे गुड्स को तब उस पर कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार जीएसटी लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? सेम पॉइंट अभी पॉइंट नंबर 8AA उसी थीम पे ऐड हो गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया या कोई गुड्स वेयरहाउस का फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में, और वो गुड्स को आपने वहीं पे बेचा है बिफोर गेटिंग क्लियर्ड इट फॉर इधर एक्सपोर्ट और फॉर डोमेस्टिक मार्केट, तो सर ऐसे केस में इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कारण क्या है समझिए बात को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जब गुड्स, अच्छा एक बात और आपको पता है, वैसे तो एसईजेड ने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट किया है तो उस पर कोई कस्टम नहीं लगता है, इंक्लूडिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगता है, कोई कस्टम नहीं लगता है। एसईजेड एक्ट में लिखा हुआ है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी एक्ट नो कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड
नो टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड। पर अब एसईजेड से अगर कोई गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जाती है, डीटीए में जाती है, तो उसका उस टाइम पर सर उसको ये मानते हैं कि गुड्स इंपोर्ट हुआ इंडिया में, मतलब डीटीए से अगर किसी गुड्स, डीटीए में किसी पर्सन ने गुड्स परचेज किया है एसईजेड से, तो उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। एंड सर सारे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होते हैं व्हेन द पर्सन इज बाइंग द गुड्स इन डीटीए फ्रॉम एसईजेड। तो सर जब एसईजेड से गुड्स परचेज करेगा पर्सन डीटीए में, तब उस पर कस्टम लगेगा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 लग जाएगा उस टाइम पे ही। तो सर अगर आपने एसईजेड में कोई गुड्स अगर बेचा है बार बार, तो उस पर अलग से जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप लॉजिक भी क्लियर हो गया बेटा आपको। ओके, पढ़ लीजिए। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन अ फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू अ पर्सन, एनी पर्सन, बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स और फॉर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्लियर, ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सेम फंडामेंटल जो हमने वेयरहाउस गुड्स के लिए पढ़ा था सर, वही फंडामेंटल यहां पर है, और ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली इंसर्ट हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ओके मालिक, डन। क्लियर है सर? कोई टफ है क्या? आ रहा है मजा? ऐसा फटाफट अमेंडमेंट होंगे, कोई टफ नहीं बच्चों, आराम से होंगे। नेक्स्ट आइए बच्चों, अच्छा ये हमने पढ़ लिया 40% वाला बेटा। देन आइए सर, ये वाउचर्स वाला एक सर्कुलर दे रखा है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई नया सर्कुलर नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस इस पेज पे कोई चेंज नहीं था, ये वाउचर वाला कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए मैंने ये पेज दिया है। अच्छा, वाउचर्स का सर्कुलर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ब्रीफ कर देता हूं बच्चों। अगर आप वाउचर्स बेच रहे हो तो सर वाउचर्स की डेफिनेशन के हिसाब से इट इज कवर्ड एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, और ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई अगर है तो इट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म मनी, और मनी के ट्रांजैक्शंस पे कभी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। सेकंड थिंग, अगर एज पर आरबीआई ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में नहीं आता है तो ये एक्शनेबल क्लेम के कवर के स्कोप में आता है बेटा, और एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग होता है, तो सर नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 3। इसलिए वाउचर्स के ट्रांजैक्शंस भले उसको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई बोल दो या स्पेसिफाइड या एक्शनेबल क्लेम बोल दो, दोनों के ट्रांजैक्शंस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसलिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एजेंट या कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर एटसेट्रा अगर इसका ट्रेडिंग करता है, वाउचर्स को खरीद के बेचता है, तो सर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उसने कोई कमीशन चार्ज किया, कोई फी चार्ज किया, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा कमीशन के अमाउंट पे। अदरवाइज सर वाउचर का ट्रेडिंग करने पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। एंड सर अगर कभी एजेंट ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई मार्केटिंग सर्विसेज दी है, कोई सर्विस चार्ज लिया है, एफिलिएट चार्ज लिया है, या सर उन्होंने कोई भी सर ब्रांडिंग की सर्विसेज ली, क्रॉ ब्रांडिंग सर्विसेज दी है, और उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कोई चार्जेस लिए, दोस चार्जेस विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एक लास्ट पॉइंट था, अगर कोई वाउचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार ने वाउचर दिया 1000 रुपए का, सुपर मार्केट ने 1000 का वाउचर दिया, जिसको 500 रुपए में बेच दिया, 1000 का वाउचर 500 में बेच दिया, और बोल दिया 6 मंथ की वैलिडिटी है, 6 मंथ में आप ये वाउचर लेके आना, कोई भी गुड्स आप 1000 रुपए का खरीद सकते हो। अब मान लो वो वाउचर से कोई रिडेम्पशन करने आया ही नहीं, तो सर 500 रुपए जो वाउचर के आए थे इनके पास, वो क्या हो गया, इनकी इनकम हो गई, जिसको बोलते हैं ब्रेकेज। अनरिडीम्ड वाउचर का जो पैसा इनके पास बचाता होता है क्या, ब्रेकेज, जो इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम हेड में जाएगा। पर सर पॉइंट आया क्या 500 रुपए पे कोई जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि सर जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। जब कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई ही नहीं हुआ है तो हाउ कैन यू चार्ज द जीएसटी? इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फर्दर ये कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ और इन रेस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बहुत भी नहीं है बेटा। तो सर कुल मिला के अनरिडीम्ड वाउचर का जो पैसा बच जाता है इनके पास में, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सप्लाई ही नहीं है, कोई जीएसटी की बात नहीं आती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मैंने जस्ट आपको ब्रीफ कर दिया बच्चों। अब मैंने आपको ये सर्कुलर जब पढ़ाया था तब बताया था, जब वाउचर को बेचने खरीदने पर जीएसटी नहीं लगता तो देयर इज नो सेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। इसलिए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स का प्रोविजन दे रखा था टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, वो ओमिट कर दिया है बाय फाइनेंस एक्ट 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। क्लियर सर? बहुत पुराने डिस्प्यूट थे, उस डिस्प्यूट को सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, और सर्कुलर ने, जब सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार वाउचर को बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स। इसलिए सर वाउचर का सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 गुड्स के लिए दे रखा था, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 गुड्स के लिए, सॉरी सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई दे रखा था, वो सेक्शन को ओमिट कर दिया फाइनेंस एक्ट 2025 ने बच्चों।
ठीक है, तो सर्कुलर मेरे को इस अमेंडमेंट नोट्स में देने का पर्पस भी यही था कि आपको ये अमेंडमेंट जो ये वाउचर का सेक्शन डिलीट हुआ है इसको मैं लिंक कर पाऊं बच्चों। ओके डन, आओ बच्चों आइए। अच्छा अब एक और सर्कुलर था जिसको डिलीट कर दिया है। सर सर्कुलर ये था, पहले मैं बताता हूं आपको, कि सपोज सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया है कस्टमर को, तो सर सप्लायर ने अगर जीएसटी वाला क्रेडिट नोट दिया है तो जितनी लायबिलिटी सप्लायर ने अपनी कम करी है उस क्रेडिट नोट के बेस पर उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। पर सर पहले जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई मॉडलिटी नहीं था, ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, ऐसी की यूटिलिटी नहीं थी जिससे ये वेरीफाई हो पाए कि रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स किया है कि नहीं किया है। इसीलिए ये सर्कुलर इश्यू हुआ था और सर्कुलर ने बोला था क्या, आज सपोज मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको 1 करोड़ का क्रेडिट नोट दिया है, 18% वाज द रेट ऑफ टैक्स, 1 करोड़ 18 लाख का मैंने क्रेडिट नोट दिया, अब 18 लाख की मेरी लायबिलिटी कम हो गई और सर आपने उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स ही नहीं किया साहब। तो प्रोविजन क्या कहता है, सप्लायर तुम्हारी लायबिलिटी कम नहीं होगी, पर पता कैसे पड़ेगा सप्लायर को यार, देयर वाज नो यूटिलिटी ऑन द पोर्टल। तो जब भी ऐसे केस में जीएसटी डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन करने आता था तब वो थर्ड पार्टी चेकिंग करता था, तब जाके उसको पता पड़ता था कि सर रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया है, सप्लायर तो अपनी लायबिलिटी वापस ऐड कर, वो टैक्स पे कर, विद इंटरेस्ट पे कर, हाँ है ना, अदरवाइज डिपार्टमेंट भरोसा नहीं करता था हम पे। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने सर एक सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया कि अगर सप्लायर तूने अपनी लायबिलिटी कम करी है क्रेडिट नोट के बेस पे, तो रेसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स किया कि नहीं किया, उसके एविडेंस के लिए आपको सर उस रेसिपिएंट को बोलना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट हमको देगा, वो रेसिपिएंट विल गिव द सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट कि साहब हमारे इस रेसिपिएंट ने, हमारे इस क्लाइंट ने इतना क्रेडिट रिवर्स कर दिया है। अगर अमाउंट इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब मिला के एक्सीडिंग फाइल है तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए था, और 5 लाख तक का अमाउंट है तो सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए था रेसिपिएंट से कि मैंने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है। पर अब ये सर्कुलर क्या हो गया है, डिलीट। कारण क्या है, अब जीएसटी पोर्टल पे वो यूटिलिटी ऐड हो गई है, एक मॉडलिटी ऐड कर दी है जिसने सर यहां पे क्लियर कर दिया है। मैं तुम्हें बताता हूं सेम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट मैं आपको क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में ले जाता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से लिंक करता हूं। ये सर्कुलर डिलीट हो गया, लॉजिक समझ में आया क्यों डिलीट हुआ, वो लॉजिक को मैं यहां से लिंक करता हूं बच्चों। ये रहा क्रेडिट नोट वाला सेक्शन नंबर 34 जो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में बच्चों। सर यहां पर ये पॉइंट ऐड किया है, पर हाँ ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जीएसटी पोर्टल पर एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को, यूटिलिटी को लॉन्च कर दिया है। अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूटिलिटी जीएसटी पोर्टल पर आ गई है उसमें क्या होता है बच्चों कि जब भी सप्लायर अपना जीएसटी 1 फर्निश करेगा रेसिपिएंट के आईएमएस में वो सारे इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब रिफ्लेक्ट करेंगे। अब रेसिपिएंट चाहे तो उन सारे इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब जो भी उसके पास आ रहे हैं उन सबको या तो वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, या कुछ को एक्सेप्ट करे कुछ को रिजेक्ट करे। और उसने अगर कुछ भी नहीं किया है और उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो मान लेंगे उसने सारे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। तो मालिक अगर आपने कोई भी इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगर इश्यू किया है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट ने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया। सर अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सर सप्लायर ने अगर कभी कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया रेसिपिएंट को, अपनी लायबिलिटी उसने कम करी जीएसटी 1 के थ्रू बेटा, है ना। अब रेसिपिएंट के जब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट करेगा या तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया मतलब उसने अपनी लायबिलिटी कम नहीं करी, उसने लायबिलिटी कम नहीं करी तो वो ऑटोमेटिक अगले महीने का जब मैं जीएसटी 1 फाइल करूंगा तब मेरी लायबिलिटी में वो ऐड हो जाएगा और मुझे वो टैक्स वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, हाँ है ना मालिक। पर अगर उस रेसिपिएंट ने उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया या फिर कुछ भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो ऑटोमेटिक उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। वो उसके जब रिटर्न फाइल करेगा उससे वो क्रेडिट नोट क्या करेगा, उसका आईटीसी प्रोपोर्शनल रिवर्स कर देगा बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर इससे डिपार्टमेंट को ये क्रॉस चेक हो गया कि जो सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी कम करी उतना प्रोपोर्शनल रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स किया है। जब वो सिस्टम से ही पता पड़ रहा है तो अब सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समझे, इसलिए वो सर्कुलर डिलीट हो गया। और यहां पे क्रेडिट नोट के यहां पे इन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि फर्दर इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट नो रिडक्शन इन output tax liability of the supplier shall be permitted if
मतलब उसकी लायबिलिटी कम नहीं होगी अगर ITC as is attributable to such a credit note if availed has not been reversed by the recipient where the recipient is a रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अगर अपना ITC रिवर्स नहीं किया तो सप्लायर की लायबिलिटी भी कम नहीं होगी। फर्दर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो ऐसे केस में उसने क्रेडिट तो वैसे भी नहीं लिया होगा, पर उस क्रेडिट नोट की वजह से जितना लायबिलिटी रेसिपिएंट सप्लायर का कम हो रहा है उतना प्रोपोर्शनेट बेनिफिट शुड बी पास ऑन टू द कस्टमर। इसलिए यह लिख दिया क्या कि सप्लायर का लायबिलिटी कम नहीं होगा अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन इन एनी अदर केस। मतलब रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है और टैक्स का बर्डन अगर उसको शिफ्ट कर दिया है तो या तो उसको रिफंड दो या फिर आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी। हाँ है ना भाई? तो सर कुल मिला के आपने रेसिपिएंट को अगर क्रेडिट नोट का बेनिफिट पास ऑन कर दिया है तो यस आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर उसने अगर अपना ITC रिवर्स कर दिया तो आपकी भी लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? इसको मैंने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको लिंक करके पढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में हर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी आपके सप्लायर्स ने इश्यू किए वो सब आपके उधर रिफ्लेक्ट होंगे बच्चों। ओके मालिक? चलिए आइए, आई होप ये लिंकिंग करके जो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिविटी से आपको समझ में आ रहा है एंड आपके अमेंडमेंट भी अच्छे से कवर हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों मालिक, ये अभी हमने सर्कुलर जो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन चैप्टर में दे रखा था आफ्टर द टॉपिक ऑफ डिस्काउंट्स, वहां से मैंने सर्कुलर डिलीट कर दिया। आओ मालिक, अब हम पढ़ते हैं एक सर्कुलर जो नया इशू हुआ है। सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट जो होते हैं बेटा, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स थे इंडस्ट्री में, उसको क्लेरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया। सबसे पहली बात तो ये कि सर आपको और मेरे को ऑलरेडी पता है कि सर GST वाला क्रेडिट नोट अगर इशू किया है तो सर GST वाले क्रेडिट नोट के लिए देयर आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होता है उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ इट मस्ट बी नोन, ये पता होना चाहिए कि सर ये कंडीशन पूरी होगी तो डिस्काउंट मिलेगा। एंड सर जितना आपने लायबिलिटी कम किया है उतना रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स किया है। एंड जो आपने टैक्स आपने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया इट शुड बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल इनवॉइसेस बेटा। हाँ है ना भाई? सर इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, मतलब क्रेडिट नोट के अंदर वो इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। क्लियर? ये सारी कंडीशन अगर पूरी होती है तो ऐसे केस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स जो होते हैं वो वैल्यू सप्लाई से एक्सक्लूड होते हैं और ऐसे केस में सप्लायर की GST लायबिलिटी कम हो जाती है बच्चों। पर अगर कभी एडोक डिस्काउंट दिया है, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा, तो साहब ऐसे केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर, कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेगा पर GST क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा और उस क्रेडिट नोट की वजह से सप्लायर की GST लायबिलिटी कम नहीं होगी। तो सर अगर सप्लायर की GST लायबिलिटी कम नहीं हो रही है तो क्या रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट रिवर्स करना है क्या? आंसर इज नो। क्लियर? ये इशू नंबर 1 खत्म बेटा। ये तो आपको ऑलरेडी आता था बच्चा, वापस से बोल देता बेटा मैं। अगर सप्लायर ने फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया है जिसकी वजह से उसकी GST लायबिलिटी कम नहीं हुई है तो रेसिपिएंट को भी कोई क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। ये पढ़ लीजिए सर। हाय ना मालिक, द रेसिपिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट attributable to discount provided on the basis of financial or commercial credit notes issued by the supplier, as there is no reduction in the original transaction value of the supply and accordingly corresponding tax liability would also not get reduced। जब वैल्यू सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ GST कम हुआ ही नहीं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी कम नहीं हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी कम नहीं हुआ तो सरकार को पूरा टैक्स मिला ना भाई, तो रेसिपिएंट का क्रेडिट किस बात का रिवर्स कराने का। ठीक है, डन। ये ऑलरेडी हमने टॉपिक पढ़ते वक्त, लेक्चर पढ़ते वक्त जो नॉर्मल हमने सिलेबस पढ़ा था तब ऑलरेडी बात करी हुई बेटा। ये डिपार्टमेंट ने सर्कुलर देखे क्लेरिफाई भी कर दिया, कोई नया पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी आता था अपने को। आइए अब एक और बात करते हैं हम, बड़ा अच्छा और सुंदर पॉइंट है बेटा, ये ध्यान से पढ़ना। वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट offered by a manufacturer to its dealer or distributor would be treated as consideration paid by the manufacturer for the dealer's supply of the same goods to the end consumer as a monetary value of inducement of supply of goods। ऐसा मतलब ये माना जाएगा क्या कि पोस्ट सेल डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है डिस्ट्रीब्यूटर को या एजेंट को या डीलर को, क्या है वो माना जाएगा कि एजेंट उसकी गुड्स को प्रमोट कर रहा है, सेल को इंड्यूस कर रहा है कस्टमर को, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर ने एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया है, एक्स्ट्रा फीस दिया है टू दी डीलर, will it be considered as monetary value of inducement of supply of goods manufactured by him to the end consumer?
मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूं वापस से बेटा। सर ये है मैन्युफैक्चरर, समझना ध्यान से, ये है डीलर है डिस्ट्रीब्यूटर बेटा। ओके, मैन्युफैक्चरर ने ओरिजिनली गुड्स, चलो थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमर भी लिखना है इसलिए शॉर्ट कर देते हैं। ओके मालिक, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को गुड्स बेच दिया है, सपोज ₹5 लाख में। कितने बेटा? 5 लाख में। ओके, अब सर डीलर को अगर गुड्स बेच दिया है मैन्युफैक्चरर ने, मेरे मालिक बेचा है, तो मालिक कौन बन गया गुड्स का? डीलर। अब डीलर आगे इन गुड्स को बेचता है कितने में? 6 लाख में। 6 लाख में गुड्स बेचता है किसको? एंड कंज्यूमर को। हाँ है ना भाई, क्लियर? वो उसका गुड्स है, वो 6 लाख में बेचे, 10 लाख में बेचे, 7 लाख में बेचे, 4 लाख में बेचे, डीलर की चॉइस है ना यार। डीलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स आफ्टर बाइंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। क्लियर? ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे दीपावली का ओकेजन आता है या कोई ऐसा फेस्टिव ओकेजन आता है जब पता है कि कस्टमर्स बाइंग करने आएंगे। अब सर बहुत मार्केट में कंपटीशन है, अगर हमने कुछ डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर कर दिया तो गुड्स हमारी ज्यादा बिकेगी। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, डीलर्स को 50,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। ₹50,000 का, वापस लिखता हूं मैं, रुकिए, डिस्काउंट दिया। किसने दिया डिस्काउंट? किसने दिया मालिक डिस्काउंट? डिस्काउंट वाज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू द डीलर व्हिच इज कॉल्ड पोस्ट सप्लायर डिस्काउंट। क्यों दिया? ताकि सर मार्केट में वो डिस्काउंट जब डीलर को मैन्युफैक्चरर देगा तो डीलर भी हिम्मत करेगा, साहब हम भी आगे डिस्काउंट पास ऑन कर दे अपने कस्टमर को, और जो सेल प्राइस था इनका 6 लाख का, उसकी जगह वो 5,50,000 में या जो भी उसकी चॉइस है उस प्राइस में बेचे, सो दैट ज्यादा माल बिके सीजन के टाइम पे। क्लियर? सर मैंने आपको ट्रांजैक्शन सिखा दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि सर डीलर ने कोई सर्विस दी है मैन्युफैक्चरर को फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो सर, डीलर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब सर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ये नहीं माना जाएगा, और ऐसे केस में ये 50,000 रुपए सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। एंड सर ऑब्वियसली सर इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। क्लियर? डन। सेकंड केस, केस नंबर 2, सुनिएगा बात को ध्यान से। यही केस अगर होता, आज मैं बात करता हूं हमसे भाई, ओके सुनना बात को ध्यान से। यही केस अगर होता जहां पर मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर से, एंड कस्टमर से कोई एग्रीमेंट कर दिया कि मैं आपको गुड्स 6 लाख में नहीं 550 में दिलवाऊंगा डीलर से। किसने एग्रीमेंट कर दिया? मैन्युफैक्चरर ने। किससे एग्रीमेंट किया भाई? एंड कस्टमर से। अच्छा, एंड कस्टमर को गुड्स बेचेगा कौन? बेचेगा तो डीलर ही। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट गुड्स नहीं बेचता है एंड कंज्यूमर को। सर अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर दीपावली के ओकेजन पे कार के जितने शोरूम है, मोटर व्हीकल के जितने शोरूम है, आप देखना, इस बार भी हुआ था, हर बार होता है कि सर सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती है, अपने अपने ऑन रोड प्राइस कम कर देती, डिस्काउंट देती बेटा। है ना? 10 लाख की कार है 9 लाख में मिल जाएगी। अखबार में, न्यूज़पेपर्स में, सर टीवी पर एडवर्टीजमेंट वगैरह में, सब में आता है कि हमने ऑन रोड प्राइस कम कर दी, हमारी प्राइस कम कर दी। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरर ने, जो डायरेक्ट कंपनी है, उसने एंड कंज्यूमर के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया ना यार। नाउ डीलर कैन नॉट सेल द गुड्स एट हायर प्राइस। तो डीलर बोलेगा भाई हम डिस्काउंट कैसे दे, आपने तो हमको पूरी प्राइस ले रखी है, हमसे तो पूरा 5 लाख ले रखा है, हाउ वी कैन सेल द गुड्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू द कस्टमर? हमारा दूसरा खर्चा भी तो होता है। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला तुम चिंता मत करो, ये जो 50,000 का डिस्काउंट आप कस्टमर को दे रहे हो, सर ये 50,000 का डिस्काउंट हम तुम्हें दे देंगे सर थ्रू क्रेडिट नोट।
आप तो हमारी सेल बढ़ाओ। अगर ऐसा केस है जहां पे मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर से ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है, अब एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, सर where the manufacturer has some got agreement with end consumer to supply the goods at discounted price, अगर ऐसा है, पर गुड्स बेचेगा कौन कस्टमर को? डीलर ही बेचेगा। तो सर ऐसे केस में जब मैन्युफैक्चरर डीलर को 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट देगा तो ये मानेंगे कि डीलर इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू होम? मैन्युफैक्चरर। और सर ये जो 50,000 रुपए मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट के फॉर्म में दिए, ये माना जाएगा डिस्काउंट नहीं है, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज दी है। सर्विसेज कौन सी? इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वाली बेटा। और सर उस 50,000 पे जीएसटी लग जाएगा। मतलब अब ऐसे केस में डीलर विल हैव टू रेज द इनवॉइस टू द मैन्युफैक्चरर। ये मानेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने सर्विसेज ली है डीलर से, क्योंकि डीलर उसकी गुड्स को प्रमोट कर रहा है, इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। तो नाउ डीलर विल रेज द इनवॉइस ऑन मैन्युफैक्चरर एंड यस दिस 50,000 विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये वैल्यू का पार्ट बनेगा, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में सर ये सब भी आते हैं, इंड्यूसमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? तो सर ऐसे केस में सर सच डिस्काउंट शुड बी इंक्लूडेड, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, सच डिस्काउंट should be included in overall consideration as it is an inducement towards supply of goods by the dealer to the end consumer। इसलिए ये मानेंगे कि डीलर ने सर्विसेज दिए मैन्युफैक्चरर को और 50,000 रुपए का सर्विसेज के बिल लिखेगा डीलर मैन्युफैक्चरर पे और उस पर जीएसटी लगेगा सर। हाँ, जिसका इनपुट टैक्स रेट भले मैन्युफैक्चरर चाहता ले वो एक अलग बात है सर, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ डीलर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? पर अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो ऐसे केस में सिंपली ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है मैन्युफैक्चरर डीलर को, एंड सिंस ये नॉर्मल डिस्काउंट है सर इसको कोई सप्लाई नहीं मानेंगे, और सर डीलर ने कोई सर्विसेज नहीं दी है मैन्युफैक्चरर को, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और सेकंड थिंग, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जिसने ये इसमें नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ ये नहीं पता था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई? ये नॉर्मल डिस्काउंट होता है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के थ्रू, सर यहाँ पे वैल्यू कम होगा, टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? पर अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता तो ऐसे केस में 50,000 रुपए का जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने दिया है किसको? डीलर को, ये मानेंगे कि डीलर ने सर्विसेज दी थी मैन्युफैक्चरर को 50,000 रुपए की, जिसके लिए टैक्स इनवॉइस विल बी रेज्ड बाय डीलर टू द मैन्युफैक्चरर एंड यस उस पे जीएसटी लगेगा। डीलर विल चार्ज द जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चरर ऑन ₹50,000 बेटा। ठीक है? नाउ अगेन ये सर्कुलर इंडस्ट्री में बहुत हंगामा मचाने वाला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितनी इस तरह की इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है, वो अब तक ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत भारी वाला मैटर इसमें आएगा, आप देखना आने वाले वक्त में बहुत सारे डिस्प्यूट आपको मिलने वाले होंगे इस पे। क्लियर? डन। थर्ड देखिए, इशू नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हमने बेटा, और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एग्जांपल मेरा आपके लिए। ओके बच्चों? ठीक। वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर can be treated as a consideration in lieu of activities performed to promote sale of the goods। देख भाई, कभी भी मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को नॉर्मल जब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देता है तो दैट्स अ नॉर्मल डिस्काउंट, सो दैट वो डीलर उन गुड्स की सेल को थोड़ा पुश कर पाए, उसको थोड़ा पुशअप मिले, उसको थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो वो उन गुड्स को थोड़ा पुश कर पाएगा, बेचेगा, खुश होकर बेचेगा, इसमें कमाई ज्यादा हो रही सर, थोड़ा डिस्काउंट कस्टमर को भी दे देगा, या सर थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज करेगा जिससे वो सेल पुश हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीलर इज प्रोवाइडिंग सम मार्केटिंग सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, ऐसा नहीं है यार। क्लियर? इट्स अ नॉर्मल डिस्काउंट, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इसमें इश्यू होगा, और सर इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। पर अगर मान लो कभी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू वो डीलर विल टेक सम स्पेसिफिक सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजिंग कैंपेन, co-branding, customization, special sales drives, exhibition arrangements, customer support services, etc. तब ऐसे केस में माना जाएगा कि डीलर इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर ड्यू टू दैट सेपरेट एग्रीमेंट, और ऐसे केस में ये मानेंगे कि डीलर ने सर्विसेज दिए मैन्युफैक्चरर को, सच मार्केटिंग एटसेट्रा, तो ऐसे केस में सर डीलर विल इश्यू द इनवॉइस टू द मैन्युफैक्चरर और उस पर जीएसटी लगेगा बेटा।
अदरवाइज नॉर्मल पोस्ट सेल डिस्काउंट को जब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, जब ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के लिए उसने पैसा नहीं दिया है, तो ऐसे केस में इसको नॉर्मल डिस्काउंट माना जाएगा और नॉर्मल डिस्काउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, इसको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के थ्रू सेटल किया जाएगा बेटा। क्लियर? डन? समझा? क्लियर? अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने सर्कुलर भी पढ़ाया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मई 26 एग्जाम्स। ओके, और मैं अगर बोल रहा हूं कि मई 26 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई रियली मीन इट बेटा। ओके, चलिए आओ बच्चों, अगला अमेंडमेंट हम पढ़ चुके बेटा ऑलरेडी। नेक्स्ट, वाह सर वाह, सर आपने और मैंने सफारी रिट्रीट वाला केस लो पढ़ा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हंगामा होता है इसके रिगार्डिंग सर, जहां पर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आया था और वहां एसएससी को कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स और सर्विस काम आ रही है अदर देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उन सबका भी क्रेडिट लेना अलाउ कर दिया था, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। अगर जैसे आप कोई मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एंड दैट बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस पर्पज, जैसे आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करने के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, कमर्शियल मॉल आपने बनाया है, क्यों आप लीज पे दोगे, तो सर आपको जो लीज का पेमेंट आएगा, रेंट का जो पैसा आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा, उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल जो काम आ रहा है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया था सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। पर डिपार्टमेंट केस हार गया और सर एसएससी को क्रेडिट अलाउ हो गया, पर आपको बताया जहां जहां डिपार्टमेंट हारता है, वाह वाह, अमेंडमेंट के चांस होते हैं। और यस, लॉ में जो एक लूपहोल हो गया था इनसे, यहां पे प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी की जगह प्लांट और मशीनरी गलती से लिख दिया था इन्होंने लॉ मेकर्स ने ड्राफ्टिंग करते वक्त। अब लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और यहां पर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, उसे क्लोज नंबर डी में प्लांट और मशीनरी वर्ड को रिप्लेस करके प्लांट एंड मशीनरी कर दिया है। और सर सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड केस लो अब आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा, आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, वर्ड्स प्लांट और मशीनरी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड प्लांट एंड मशीनरी बाय फाइनेंस एक्ट 2025 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो सर कुल मिला के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो या कोई भी इनवर्ट सप्लाई हो, भले गुड्स की हो या कोई भी सर्विसेज हो, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में काम आया, उसमें जो भी आपने जीएसटी पे किया इनवर्ट सप्लाईज पे, उस पर कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट 2 केस। अगर आप फर्दर कंस्ट्रक्शन सर्विस या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो तो, और सेकंड आप प्लांट एंड मशीनरी का इरेक्शन कमीशनिंग कर रहे हो, तो उसमें काम आने वाले सीमेंट, स्टील, आयरन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, सबका आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी वर्ड को शिद्दत से डिफाइन किया हुआ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, पर प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप में यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप में लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता है, टेलीकॉम टावर्स नहीं आते हैं, सर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं आते, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ बेटा। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिख के, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज नंबर डी it is hereby clarified that notwithstanding, देखो क्या लिखा है, anything to the contrary contained in any judgment, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें क्या लिखा, we don't care, any judgment, decree or order of any court, tribunal या any other authority, कुछ भी जजमेंट में क्या लिखा, we don't care, any reference to plant or machinery shall be construed and shall always be deemed to have been construed as reference to plant and machinery। इसलिए अब आपके एग्जाम्स के लिए मई 26 ऑनवर्ड्स सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट अब रिलेवेंट नहीं रहेगा। आपको यही मानना है कि सर क्लॉज नंबर सी में भी प्लांट एंड मशीनरी था, यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी ही था। ओके, और मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है केस लोग चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वर्सेस सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2024। Now, this case law is not relevant due to amendment in section number 17, subsection 5, clause number D, plant and machinery amendment. Okay, done. चलिए सरकार, आओ बच्चों, अब अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं वो रेट ऑफ टैक्स को लेके है बेटा। जीटीए सर्विस, जीटीए ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता रखा है बेटा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि सर आप चाहे तो अपना जीटीए ट्रांसपोर्टर चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले। अगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है जीटीए ने, तो ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स क्या है बेटा, 2 चॉइस अगेन उसके पास, कि या तो वो 5% टैक्स
पे करे, पर उसने जो भी ट्रक, जो भी इनपुट वगैरह परचेज की, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किए, कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। या फिर अगर उसको जीटीए को सारा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट चाहिए, तो चाहे तो 18% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले। क्लियर? ये फॉरवर्ड चार्ज में जब लायबिलिटी थी तब उसको चॉइस दिया। यहां पहले 12% था, जिसको रिप्लेस करके अब कितना कर दिया बेटा? 18% कर दिया है। हाँ ना मालिक? पेंसिल थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। ओके, क्लियर है सर? पहले कितना था बेटा? 12%, जिसको रिप्लेस करके अब कितना कर दिया बेटा? 18% कर दिया है। वैसे रेट ऑफ टैक्स आपके कोर्स में नहीं आता है, पर यस आपको मैंने पढ़ा रखा था, इसलिए मैंने बुक में आपको जो अमेंडमेंट हुआ वो मैंने बताया आपको। अच्छा, सेम यहां जो मैंने एनालिटिकल इलस्ट्रेशन दे रखे थे अपनी बुक के अंदर, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम अंडर जीटीए सर्विसेज, उसमें भी यहाँ पे एक जगह 12% का रेफरेंस था, उसको मैंने अमेंड करके 18% कर दिया आपके लिए बेटा। ओके, डन। क्योंकि आपको पता है जीएसटी 2.0 में रेट ऑफ टैक्स 12% वाला हटा दिया इन्होंने इसलिए भी, और उसकी जगह या तो 5% कर दिया, 18% कर दिया। जीटीए में 18% किया। फर्दर अब आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों में, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, एक्चुअली प्रैक्टिकली इस पे भी रेट ऑफ टैक्स 18% हो चुका है फ्रॉम 12%। टैरिफ में चेंज हो गया है, पर गवर्नमेंट से आरसीएम के नोटिफिकेशन में यहां अमेंडमेंट करना रह गया है सर, इसलिए मैंने यहां कोई चेंज नहीं किया। यहां तो अभी भी 12% ही लिखा है साहब इन्होंने। ऑथर्स नोट लिख के मैंने बोल दिया है कि जीएसटी रेट हैज चेंज फ्रॉम 18% टू 12%, बट दिस रेट हैज नॉट येट बीन अमेंडेड इन आरसीएम नोटिफिकेशन। तो आपके एग्जाम्स में भी सर आपको 12 आए तो भी आंसर ये लिख के आना है, 18 आए तो भी आंसर ये लिख के आना है बेटा। अब एक्चुअली है क्या, मैं आपको रिवाइज करता हूं बेटा। पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी याद नहीं आ रहा होगा जल्दबाजी में। मालिक, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन दी प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, तो ऐसे केस में अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पर अगर सप्लायर ने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, कितना बेटा? 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, तो ऐसे केस में वहां पर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, टोटल मिला के 12% टैक्स पे किया है उसने, अपने बिल पे 12% लगाया, तो ऐसे केस में भले ही सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो ना हो, देखने का ही नहीं, डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे करेगा। तो सर अब ये रेट ऑफ टैक्स 12% चेंज होकर 18% हो चुकी है। तो यहां पर आरसीएम के नोटिफिकेशन में यहां 6 की जगह 9 होना चाहिए था, और यहां 12 की जगह 18 होना चाहिए था, पर आरसीएम के नोटिफिकेशन पे अभी गवर्नमेंट का ध्यान गया नहीं, इसलिए शायद गवर्नमेंट चेंज किया नहीं, अदरवाइज चेंज हो जाएगा आने वाले वक्त में। अब सर प्रैक्टिकली ये चेंज हो चुका है, पर आरसीएम नोटिफिकेशन में अब तक गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करना, गवर्नमेंट से गलती रह गई है। तो सर आपके एग्जाम्स के लिए मैं बात करूं तो अभी भी भले आप 12 आपसे पूछेंगे नहीं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो आप 12 लिख के आएंगे तो भी सही है, 18 लिख के आएंगे तो भी सही रहेगा बेटा। ओके, डन। आइए बच्चों, आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5, ईसीओ। सर अगर आपने कुछ नोटिफाइड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, तो ऐसे केस में दो सप्लाईज के लिए ECO will be treated as if ECO is the supplier of such services। जैसे हमने पढ़ा था स्विगी, जोमेटो एटसेट्रा। अब सर एक सर्विस को और ऐड कर दिया है सर, पोर्टर की सर्विसेज, वी फास्ट की सर्विसेज भी यहां पे ऐड कर दी है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज, पढ़ना ध्यान से, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ECO इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST। मतलब जो लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है वो खुद अगर GST में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो सर 9(5) नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर वो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे नॉर्मल छोटे छोटे टेम्पो वाले होते हैं, वो क्या करते हैं सर, आज आपको मुंबई अंधेरी से बोरीवली कोई गुड्स भेजना है, अब आपको लगता है कि सर अपन पूरा दिन खराब हो जाएगा सर वहां जाने में, या आपने किसी स्टाफ को भेजा तो भी सर उस स्टाफ का 3-4 घंटे खराब हो जाएंगे, हमारा ऑफिस का काम बिगड़ेगा। तो क्या करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टर ओपन किया सर, वहां आपने सर बुक किया, बुकिंग लोकल डिलीवरी का
सर्विसेज, सर पर्सन आएगा, पार्सल पिक करेगा और डिलीवरी दे के आ जाएगा सर, बहुत इजी हो गया काम। तो सर यहाँ पर जो पार्सल पिक कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है लोकल डिलीवरी की, वो पर्सन अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सर ऐसे केस में पोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5। दैट्स इट, खत्म। समझे मेरी बात? तो नाउ दिस वन मोर सर्विस हैज बीन एडेड अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 एंड यस ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। बच्चों ओके मालिक, पोर्टर, वी फास्ट एटसेट्रा विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच सर्विसेज। आओ बच्चों, अब इसी को लिंक करते हुए, जैसे आपने और मैंने मेगा एग्जाम्शन लिस्ट में पढ़ा था क्या, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए एक्सेप्ट कुरियर एजेंसी, हाँ है ना भाई? तो सर यहां पे एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया कि पर अगर आपने लोकल डिलीवरी सर्विसेज दिए थ्रू ईसीओ तो सर भले वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड है पर वो एग्जाम नहीं होगी अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी है लोकल डिलीवरी सर्विसेज। तो क्लियर? तो जस्ट ऐसा नहीं हो जाए कि लोग बोलते हैं कि 95 में कवर कर रहे हो पर सर हमने तो रोड से ट्रांसपोर्ट किया है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, हम जीटी के स्कोप में नहीं आते। देखो जीटी के स्कोप में आओगे तो जीटी के प्रोविजन लगेंगे, जीटी के स्कोप में नहीं आते हो तो आप बोल दोगे ना यार हम तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड में कवर होते हैं, एग्जाम्प्ट होंगे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू एन ईसीओ। मतलब ये हो गया कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू एन ईसीओ आर टैक्सेबल। फर्दर ईसीओ शेल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 95। अगर जो लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पोर्टर, ईसीओ, वी फास्ट एटसेट्रा विल बी लायबल टू पे जीएसटी। फर्दर जीटी की डेफिनेशन को भी अमेंड कर दिया और जीटी की डेफिनेशन से बोल दिया क्या, जीटीए शैल नॉट इंक्लूड इन ईसीओ बाय और थ्रू हिम द सर्विसेज ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड। वरना ये इश्यू क्या करते हैं कि ठीक है हम लोकल डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिए भी कंसाइन नोट इश्यू कर देते हैं और कंसाइन नोट इश्यू करके हम तो जीटीए के स्कोप में आ जाएंगे। तो बोल दिया साफ साफ कि जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड and issues a consignment note by whatever name called but does not include an ECO by or through whom the service of local delivery are provided। वो जीटी के स्कोप में भी नहीं आएंगे और ऐसे केस में सर लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी है थ्रू ईसीओ तो जीएसटी लगेगा और 95 लगेगा और ऐसे केस में ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर? आई होप लिंक हो रहा है, मजा आ रहा है बच्चों, और टफ भी नहीं, बहुत ईजी है बच्चों। और ये अमेंडमेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस बच्चों। आओ नेक्स्ट अमेंडमेंट मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में जो जीएसटी 2.0 का एक मेजर बेनिफिट दिया जनता को, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स हैव बीन एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी। इनके प्रीमियम पे जीएसटी माफ कर दिया है। पढ़ो ध्यान से, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, तो जीएसटी उस प्रीमियम के अमाउंट पे एग्जम्प्ट है बेटा। अभी ग्रुप का मतलब क्या होता है बात करेंगे, 2 मिनट रुकिए आप। सर सर्विसेज बाय सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, अगर आपने इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया है तो सर प्रीमियम जो चार्ज किया उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी वी डोंट केयर, सब कुछ एग्जम्प्ट कर दिया। बस ग्रुप के लिए अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी चार्ज करेगी। अब वो ग्रुप का मतलब क्या होता है 2 मिनट बाद पढ़ेंगे सर। फर्दर आपने और मैंने पढ़ा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस अंडर जनरल बीमा पॉलिसी, याद है बेटा, आम आदमी बीमा पॉलिसी, इन सब पे जीएसटी पहले भी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है सर। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए, जहां पे मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ही 2 लाख रुपए का था, उस पर जीएसटी पहले भी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है। पर वहां पर भले ग्रुप के लिए दिया हो या इंडिविजुअल के लिए दिया हो जीएसटी पूरा एग्जम्प्ट है सर, हाँ है ना भाई। यहां पे जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो अगर इंडिविजुअल्स को दिया है तो एग्जम्प्ट है, ग्रुप के लिए पॉलिसी किया है तो जीएसटी लगेगा। अब पढ़ना पहले ग्रुप का मतलब क्या होता है, पर ग्रुप का मतलब पढ़ने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है पढ़ लो सर नॉलेज के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस मींस इफेक्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर सिकनेस बेनिफिट्स और मेडिकल, सर्जरिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंस बेनिफिट्स वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट। ट्रैवल कवर होता है ना, आप जब फ्लाइट में टिकट बुक कराओगे, ट्रेन में टिकट बुक कराओगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, वो भी इसमें कवर होता है। एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आते हैं। अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। नाउ पढ़ना ध्यान से, अब ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है बेटा। क्या पॉइंट है देखना ध्यान से कि मालिक द एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस
where the insured is an individual or an individual and family of the said individual. या तो इंडिविजुअल अपने लिए लिया है या खुद के और खुद की फैमिली के लिए अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा सर. फैमिली शेल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, एज पर इंश्योरेंस पॉलिसीज जो फैमिली के स्कोप में आते हैं उन सबका आपने अगर फैमिली और खुद ने इंश्योरेंस कराया तो यस, जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, पर ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई, मैं बताऊं एक एग्जांपल देके. जैसे एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दिया सर, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप इंश्योरेंस. किसी बैंक ने अपने सारे क्लाइंट का इंश्योरेंस करा दिया और आप बैंक के थ्रू वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, पर वो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है बच्चों. बहुत सारे लोग जब ये जीएसटी 2.0 में अमेंडमेंट आया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया, पर बहुत सारे लोगों के जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं हुआ. उसका कारण ये था बेटा, जैसे हमारी टीम में भी एक दो मेंबर थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है थ्रू बैंक. वो बोलते सर हमारा तो जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं हुआ और आप पढ़ा रहे हो जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया. मैंने बोला भाई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ग्रुप के थ्रू लिया तो जीएसटी लगेगा, उसको एग्जम्प्ट नहीं किया है. पढ़ना ध्यान से. ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर with a commonality of the purpose or for engaging in a common economic activity other than availing insurance. वो ग्रुप केवल इंश्योरेंस लेने के लिए ग्रुप नहीं बना था बेटा, वो ऑलरेडी ग्रुप था और बाद में इंश्योरेंस लिया गया. एंड शेल इंक्लूड, ये एग्जांपल है केवल, इंक्लूड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स where the employer employee relationship exists between the master or group policy holder and the members of the group in accordance with the applicable laws. ठीक है सर. सेकंड, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स, जैसे बैंक टेकिंग ग्रुप इंश्योरेंस फॉर इट्स क्लाइंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. बेस्ट एग्जांपल बेटा. नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप वेयर अ क्लियरली एविडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप और पॉलिसी और द ग्रुप बिटवीन द मास्टर और ग्रुप पॉलिसी होल्डर, जैसे इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी के पास पॉलिसी है, एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो बैंक के क्लाइंट है, फॉर सर्विसेज और एक्टिविटीज अदर देन इंश्योरेंस. बैंकिंग सर्विस के लिए वो एक ग्रुप में बेटा. हाँ है ना भाई. तो सर ऐसे केस में क्लियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर विच इज द बैंक एंड देयर क्लाइंट फॉर बैंकिंग सर्विसेज बेटा. तो इसको बोलेंगे क्या, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप. और अगर बैंक ने अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक अच्छी डील ली इंश्योरेंस कंपनी से फॉर ग्रुप इंश्योरेंस, तो ऐसे प्रीमियम पे जीएसटी लगता है बच्चों. ओके मालिक, डन. सरकार पर आपने और आपकी फैमिली के लिए सर अगर इंश्योरेंस ले तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं बोलते, उसको एग्जाम किया गया है. सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, जीएसटी लगेगा. और पता है हमने ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा है, उस एम्प्लॉयर को उस प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया है और उस ऑब्लिगेशन की वजह से, किसी लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से उसने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया अपने एम्प्लॉय का, तो क्रेडिट मिलता है बेटा. याद आया सर, जस्ट लिंक किया मैंने आपके लिए. आइए बच्चों, फिर साथ में बोल दिया क्या, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी एग्जम्प्ट अगर इंडिविजुअल या उसकी फैमिली को दिया है तो उसका री इंश्योरेंस अगर किसी ने किया तो वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगा. री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस सर्विसेज स्पेसिफाइड इन एंट्रीज नंबर 36C एंड 36D अबव. ये 36C एंड 36D अबव सर, इनका जो री इंश्योरेंस किया उसके प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा बेटा. ठीक है, कोई खास बात नहीं. आओ मालिक, फिर डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस चैप्टर में अमेंडमेंट था, वो भी ये क्रेडिट नोट वाला वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर. इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम वाला बेटा. आओ मालिक, अगला पॉइंट सर, एनुअल रिटर्न. आपने और मैंने वैसे ऑलरेडी बात करी हुई है कि अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹2 करोड़ ओनली, तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है वो उसके लिए एग्जाम किया हुआ बेटा. तो अब तक क्या होता था बेटा, गवर्नमेंट हर साल अलग से नोटिफिकेशन देती थी कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अगर आपका एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹2 करोड़ तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. ऐसा गवर्नमेंट हर साल नोटिफिकेशन देती थी, इसलिए आपके बुक्स में वो नहीं दिया होता था क्योंकि हर साल का स्पेसिफिक नोटिफिकेशन था वो. पर अब एक जनरल नोटिफिकेशन दे दिया है और बोल दिया क्या कि द कमिश्नर हैज एग्जेम्प्टेड रजिस्टर्ड पर्संस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹2 करोड़ फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर दैट सेड फाइनेंशियल ईयर. सर तो जिस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की आप बात कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं. अच्छा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
तो 5 करोड़ या उसके अबो 5 करोड़ सॉरी एक्सीडिंग 5 करोड़ जिसका टर्नओवर होता है उसी को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। ठीक है सर, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट मैंने लिंक करने के लिए पढ़ाया है। 2 करोड़ से ऊपर है तो एनुअल रिटर्न फाइल करना है, 5 करोड़ से ऊपर है तो एनुअल रिटर्न प्लस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोनों सबमिट करने हैं हमको। आओ मालिक, अगला पॉइंट, रिफंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, प्रोविजनल रिफंड का एक टॉपिक। प्रोविजनल रिफंड के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है तो सर जो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें 90% आपको रिफंड प्रोविजनल बेस पे मिल जाएगा विद इन 7 डेज। हाँ है ना भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा, पहले भी वापस से पढ़ रहे इसको हम बेटा। उसमें एक पॉइंट ऐड किया है एंड सर एक फैसिलिटी और ऐड कर दी है, बताऊंगा तुम्हें बेटा, पढ़िए। द प्रॉपर ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम, मतलब अभी क्या होगा, जीएसटी पोर्टल खुद से ही ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क वो आइडेंटिफाई कर देगा कुछ रिस्की एसएससी को कि इसको रिफंड मत दो 90% प्रोविजनल बेस पे। तो ऐसे केस में सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको रिफंड दिया जाएगा। अदरवाइज अगर सिस्टम बेस ये दिखता है कि सर कोई रिस्क नहीं, तो ऐसे केस में आपको विद इन 7 डेज 90% प्रोविजनल बेस पे रिफंड मिल जाएगा। पढ़ो, द प्रॉपर ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम shall make an order in writing, shall make an order within 7 days from the date of receipt of application। 7 दिन में ऑर्डर आ जाएगा प्रोविजनल रिफंड का। However, the PO for the reasons to be recorded in writing may not grant refund on provisional basis। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, अगर उसको लगता है कि रिस्क इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में रिफंड अलाउ ना करे प्रोविजनल बेस वाला बेटा। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल नॉट बी अलाउड प्रोविजनल रिफंड, ये 2 कैटेगरी ऑफ लोगों को बोल दिया तुमको तो प्रोविजनल रिफंड मिलेगा ही नहीं। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उसके बाद ही तुम्हें रिफंड मिलेगा। कौन कौन से 2 लोग हैं, फर्स्ट एनी पर्सन हु हैज नॉट अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल नंबर 10B ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं करा रखा है तो भूल जाओ आप, तो आधार ऑथेंटिकेशन 2 मिनट में हो जाता है सर, वो करा देना, आपको प्रोविजनल बेस पर रिफंड मिल जाएगा। सेकंड, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एरेका नट्स, जिसको सुपारी बोलते हैं, सुपारी वो उड़ाने वाली सुपारी नहीं भाई, खाने वाली। सर पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट एंड एसेंशियल ऑयल्स, इनके अगर आप सप्लायर हो तो सर ऐसे केस में आपको प्रोविजनल बेस पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फाइनल हो जाएगा, रिफंड मिलना चाहिए तो ही रिफंड मिलेगा बेटा आपको। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं, टफ पॉइंट नहीं। फर्दर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिपार्टमेंट का एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन था वो भी मैं आपके लिए यहां लेके आया हूं कि सर ये जो प्रोविजनल रिफंड वाला फैसिलिटी था ये केवल जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए था बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए नहीं था। पर अभी मोदी सरकार टू प्रमोट द बिजनेसमैन इन केस ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन और आफ्टर 1 October 2025 90% of the refund amount so claimed may be sanctioned on provisional basis in similar manner as is being sanctioned provisionally for refund claims filed on account of जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए जिस तरह से 90% प्रोविजनल रिफंड मिलता है वही फैसिलिटी अब अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू 90% रिफंड प्रोविजनल बेस पे मिलने का फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दिया है। क्लियर, डन, समझे मेरी बात। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर इनपुट्स तो इसको बोलते हैं आईडीएस। और ऐसे केस में जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम वे वो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बेस पर, रिस्क वैल्यूएशन के बेस पर अगर उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके तो प्रोविजनल बेस पे 90% रिफंड आपको मिल जाएगा। ओके मालिक, डन। चलिए सरकार, रिफंड चैप्टर में बस ये एक ही अमेंडमेंट था। अब डायरेक्ट हम आ गए कहां, अपील वाले चैप्टर में बच्चों। सरकार सुंदर अमेंडमेंट, और ये प्री डिपॉजिट वाले टॉपिक में अमेंडमेंट है जिसका आपको पता है कि फ्रीक्वेंट बेस पे क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। सरकार अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी को अपील करा है, किसको, अपीलेट अथॉरिटी को, ये यहां लिखा हुआ ये लो, बस अपीलेट अथॉरिटी को अगर आपने अपील किया है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, सर 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। अच्छा पहली बात तो जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप एक्सेप्ट करते हो तो पूरा डिपॉजिट करो, प्लस जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब भले ही डिस्प्यूट जो था वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका था तो भी इंटरेस्ट पेनल्टी के अमाउंट को इग्नोर करने का केवल डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट जो है उसका 10% ही आपको प्री डिपॉजिट करने का है।
पर अगर डिस्प्यूट झगड़ा ही केवल पेनल्टी का है भाई, टैक्स का कोई झगड़ा ही नहीं है, अपील जो आप फाइल कर रहे हो केवल और केवल किसके लिए कर रहे हो, पेनल्टी के लिए कर रहे हो, तो सर कोई प्री डिपॉजिट नहीं करना होता था पहले, क्योंकि प्री डिपॉजिट किस केस में था, टैक्स इन डिस्प्यूट है तो उसका 10% प्री डिपॉजिट करो, ओनली पेनल्टी इन डिस्प्यूट है तो कोई प्री डिपॉजिट का सेक्शन था ही नहीं, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 जो ई वे बिल का, सर एक सेकंड ना, सबसेक्शन 3 कि ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपकी ट्रक पकड़ ली और उसमें मामला गड़बड़ पाया गया तो ऐसे केस में हमसे पेनल्टी लगाएंगे, बस उस सेक्शन में अगर आप पकड़ा गए तो 25% ऑफ द पेनल्टी इन्वॉल्व वाज द प्री डिपॉजिट का अमाउंट, पर अब उसको कर दिया डिलीट, वो जो 25% इस पेनल्टी का अमाउंट था वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो प्रोविजन कर दिया डिलीट। अब कोई भी सेक्शन में पेनल्टी हो और डिस्प्यूट केवल पेनल्टी का है, टैक्स का डिस्प्यूट है ही नहीं, तो ऐसे केस में उस पेनल्टी का भी आपको 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। पर सर ये पेनल्टी का 10% प्री डिपॉजिट की बात कब आएगी, जब उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, दैट ऑर्डर इज डिमांडिंग ओनली एंड ओनली पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स। अगर टैक्स भी है और पेनल्टी भी है तो इग्नोर द पेनल्टी, ओनली टैक्स का ही प्री डिपॉजिट आपको करना है सर, विच विल बी 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 40 करोड़ अंडर आईजीएसटी, है ना, ये तो पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं, पर हाँ 10% ऑफ द पेनल्टी, अगर आपके डिमांड ऑर्डर में केवल पेनल्टी ही है, डिस्प्यूट टैक्स का है ही नहीं तो बेटा, पर यहां पे मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, ओके, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इतना हो सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ओके। तो आई रिपीट द एंटायर प्रोविजन ऑफ प्री डिपॉजिट, अगर अपीलेट अथॉरिटी को आपको अपील करने का है तो सर जितना अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप एक्सेप्ट कर दो वो जमा कराइए, प्लस अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका डिस्प्यूट है तो भी डिस्प्यूटेड टैक्स जो है उसका 10% आप प्री डिपॉजिट करिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 करोड़ और इन केस ऑफ आईजीएसटी 40 करोड़, है ना। पर अगर डिस्प्यूट केवल और केवल पेनल्टी का ही है तो जितना पेनल्टी इन डिस्प्यूट है उसका 10% आप प्री डिपॉजिट करिए, भले ही वो पेनल्टी इस सेक्शन की हो या किसी भी सेक्शन की हो बेटा, केवल पेनल्टी का झगड़ा है तो 10% ऑफ द पेनल्टी इन्वॉल्व आप प्री डिपॉजिट करिए, उसमें सर कोई मैक्सिमम अमाउंट का कैप नहीं है बेटा, ओके। एंड सेम प्रोविजंस हैव बीन इंसर्टेड फॉर जीएसटी 80 आल्सो बेटा, ये देखिए, इस पॉइंट पे मैं आता हूं 2 मिनट बाद, या देखिए बेटा ये रहा, अगर आप जीएसटी 80 को अपील कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट क्या है, सेम प्रोविजन, अगर जो अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप एक्सेप्ट करते हो वो तो पूरा जमा कराइए, जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है, अगर मैटर में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ है तो इग्नोर द पेनल्टी इन इंटरेस्ट, ओनली टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% इन एडिशन टू व्हाट यू हैव पेड अर्लियर, मतलब वो तो नॉर्मल है कि अपीलेट अथॉरिटी को कितना आपने डिपॉजिट किया वी डोंट केयर, एडिशनल आपको 10% और पे करने का है, किसका, टैक्स इन डिस्प्यूट का। पर अगर झगड़ा है ही किसका, केवल पेनल्टी का है विदाउट इन्वॉल्विंग टैक्स एट ऑल, तो अगेन पेनल्टी का 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा इन एडिशन टू व्हाट यू हैव पेड अर्लियर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी बेटा, मतलब अपीलेट अथॉरिटी में कितना आपने पे किया वी डोंट केयर, जितना अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट है पेनल्टी का जो आप अपील कर रहे हो जीएसटी 80 को, तो उस डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ पेनल्टी का 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्लियर, डन, सेम पॉइंट था बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा पहले यहां पे पेनल्टी भली सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 की हो कोई भी हो, कोई प्री डिपॉजिट नहीं था, सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी का प्री डिपॉजिट था भी तो भी किसमें था, अपीलेट अथॉरिटी में था, पर वो पहले क्या था आप छोड़ो, उसका कोई मतलब ही नहीं बेटा आपके लिए, ओके मालिक, डन। सरकार अब आइए सर एक अमेंडमेंट और किया है जीएसटी 80 के अपील में, पता है हमने एक बात पढ़ा था कि सर मिनिमम 2 मेंबर बेंच आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 मेंबर बेंच पे आपकी अपील जाएगी बेटा, कि जीएसटी में मिनिमम 2 मेंबर की बेंच होती है, पर अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट सब मिला के है ही कितना 50 लाख रुपए तक का है तो ऐसे केस में सिंगल मेंबर बेंच कैन हियर द केस एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर। तो ये 50 लाख जो होगा ना वो क्या है, ये सर अमाउंट ऑफ टैक्स, आईटीसी इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ फाइन, पेनल्टी, फी डिटरमाइंड डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs, it should be cumulative for all issues and all tax periods covered in the order appealed against। जैसे मान लो लास्ट 3 साल का मैटर ओपन करके 3 साल के लिए डिमांड ऑर्डर रेज किया था, तो तीनों साल का जो अमाउंट है और आपके केस में मान लो 4 इश्यू थे,
2 इशू आईटीसी के थे, एक इशू सप्लाई के इसको में था, एक इशू वैल्यूएशन का था। इन सबको ऐड करके जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो अगर एक्सीडिंग, वो अगर 50 लाख या उससे कम है तो ऐसे केस में सिंगल मेंबर बेंच पे मैटर रेफर हो सकता है। प्लस मैटर डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ये तो पहले भी था सर, क्लियर। प्लस फर्दर एक बात और ऐड कर दी यहां पे कि अगर जिस एसएससी का बात चल रहा है अभी, जिस एसएससी ने अपील फाइल करी जीएसटी 80 को, उसी एसएससी का सेम मैटर पे भले सेम टैक्स पीरियड हो या डिफरेंट टैक्स पीरियड हो, सर अगर सेम एसएससी का सेम मैटर पहले ऑलरेडी 2 मेंबर बेंच ने हियरिंग दी हुई है और उसको जज किया हुआ है, तो ऐसे केस में अब जो उसने फर्दर अपील करी है सर दूसरे किसी केस में हैविंग द सेम इशू, भले वो सेम टैक्स पीरियड का हो या अदर टैक्स पीरियड का हो, अगर सेम एसएससी था तो यहां पे भी भले अमाउंट कितना भी इन्वॉल्व हो 2 मेंबर बेंच चाहिएगी, मतलब एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर उसमें होना चाहिए। पढ़ लीजिए, कोई खास बात नहीं। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम टैक्सेबल पर्सन विद इन अ स्टेट, इफ द सेम इशू for the same or a different tax period have already been heard or decided by a bench, भाई पहले भी कोई एक मैटर था जिसपे ऑलरेडी सर किसी और केस में ऑलरेडी इसका जो मैटर था वो 2 मेंबर बेंच ने सर हियर क्या था, मतलब हियरिंग दी थी और उस पे उस 2 मेंबर बेंच ने जजमेंट दिया था बेटा, कंप्राइजिंग ऑफ अ टेक्निकल मेंबर एंड अ जुडिशियल मेंबर। अगर 2 मेंबर बेंच ने पहले भी इसके लिए केस को सुना था तो the appeal shall be heard by a bench comprising of a technical member and a judicial member only instead of a single member bench। मतलब उस एसएससी केस में कुछ ना कुछ स्पेशल बात थी, भले अमाउंट छोटा था, कोई ना कोई स्पेशल बात थी जिसकी वजह से उसके इश्यू को 2 मेंबर बेंच ने सर टेकअप किया था और सर उन्होंने ही जजमेंट दिया था। तो ऐसे केस में सर अब फ्यूचर में भी उसी एसएससी का सेम इश्यू पर अगर कोई अपील होता है जीएसटी 80 में, तो ऐसे केस में 2 मेंबर बेंच विल हियर द केस इंस्टेड ऑफ 1 मेंबर बेंच, सिंगल मेंबर बेंच, भले अमाउंट इन्वॉल्व 50 लाख या उससे कम हो तो भी। ओके बच्चों, कोई खास बात नहीं। आइए एक और, अब सर जीएसटी 80 को अगर आप अपील कर रहे हो तो पहले सर रजिस्ट्रार को पावर था कि रजिस्ट्रार अगर अलाउ करता है तो अपील कैन बी फाइल्ड मैनुअली ऑल्सो, उसको डिलीट कर दिया है सर। इनफैक्ट मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी आप मैनुअली फाइल कर सकते थे अगर रजिस्ट्रार अलाउ करता था, तो पर अब डिलीट कर दिया है। मतलब अब जीएसटी 80 को अगर अपील होगी तो इलेक्ट्रॉनिकली ही होगी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना पड़ेगा, दैट्स इट। पर हाँ, अपीलेट अथॉरिटी जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है उसको अगर अपील करना है तो वो अगर कमिश्नर अलाउ करता है या जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो ऑर्डर अगर कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में मैनुअली अपील अभी भी हो सकती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के केस में बेटा। पर जीएसटी 80 में तो अब अपील इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगा कॉमन पोर्टल के थ्रू। अब मैनुअली फाइल करने का ऑप्शन हटा दिया इन्होंने। ओके डन। आइए बच्चों सर लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ जीएसटी बेटा, अमेंडमेंट को लेके कोई खास बात नहीं सर। अगेन एक सेक्शन नंबर 148A ऐड किया है, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर सर्टेन गुड्स। अच्छा, ये अगेन पावर दिया है गवर्नमेंट को सेक्शन नंबर 148A के थ्रू, वो पावर को यूज करके अब तक गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नोटिफाई अब तक नहीं करी बेटा। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है सर, कुछ इंडस्ट्रीज में टैक्स इविजन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जहां पे सदियों से लोग टैक्स इविजन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट उनको बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है और अभी भी टैक्स चोरी चलती रहती है उसमें। तो डिपार्टमेंट को पावर दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसी गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है क्या इन गुड्स के पैकेजेस पर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लगानी पड़ेगी, जैसे क्यूआर कोड हो गया, हर पैकेज पर ऐसा क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा सो दैट डिपार्टमेंट कभी भी उस क्यूआर कोड को या यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग को स्कैन करे तो उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, गुड्स कहां बना, कहां से कहां बिका और कहां से कहां भी पड़ा है, सारे इंफॉर्मेशन को मिल जाए। सर ऐसा गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो नोटिफाई कर सकती है उस गुड्स को, अब तक नोटिफाई नहीं किया है, ये पावर दिया, पढ़ लीजिए, दैट्स इट, पढ़ लो। और वैसे बताता हूं, दिमाग में रखिएगा, इस तरह की गुड्स है कौन सी, टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला गुटखा, इनमें हेवी टैक्स इविजन होता है बच्चों, हेवी टैक्स इविजन। इसलिए गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट चाहे तो उन गुड्स को नोटिफाई करके बोल देगी कि तुमको अपने हर पार्सल के ऊपर
हर पैकेज के ऊपर एक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा जिससे हम उसको ट्रेस कर पाए कि किसने मैन्युफैक्चर किया था, कहां मैन्युफैक्चर किया था। जो भी उस क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो भी हम इंफॉर्मेशन बता देंगे, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर उसके अंदर। पढ़ लो। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द गुड्स or the person or class of persons who are in possession or deal with such goods to which the provisions of this section shall apply। हम गुड्स या पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाई कर देंगे कि आप अगर इन गुड्स की पोजीशन में हो या इन गुड्स में डील करते हो तो आपको ये स्पेशल प्रोसीजर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म वाला फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? द गवर्नमेंट में इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, जो गुड्स हमने बताई, जैसे टोबैको बेस्ड गुड्स एग्जांपल अभी दिमाग में रखेगा, बस अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ गुड्स। गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर इनेबलिंग affixation of unique identification marking or for electronic storage and access of the information contained therein through such persons as may be prescribed। गवर्नमेंट एक सिस्टम प्रोवाइड करेगी कि आप ये जो गुड्स बना रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, गुड्स डील कर रहे हो, उन पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग का अफिक्सेशन आपको कराना पड़ेगा। और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जैसे क्यूआर कोड हो गया, उसमें जो हम इंफॉर्मेशन बताएंगे वो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होनी चाहिए ताकि हम स्कैन करके वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाए। गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग फॉर सच गुड्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर देयर इन, कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग शैल इंक्लूड डिजिटल स्टैंप, डिजिटल मार्क और एनी अदर सिमिलर मार्किंग विच इज यूनिक, सिक्योर एंड नॉन रिमूवेबल। ओके, जैसे क्यूआर कोड हो गया बेटा। आइए, और सर जिन लोगों को ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है उनके लिए क्या बात बोली बेटा, तुम लोग सुन लो ध्यान से। द पर्सन्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 जिनको नोटिफाई किया शैल affix on the said goods or packages thereof a unique identification marking containing such information and in such manner। Second, furnish such information and details within such time and maintain such records and documents in such form and manner। आपको बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह इस तरह से मेंटेन करने हैं, उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर करनी है और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। एंड फर्निश डिटेल्स ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, क्योंकि मशीनरी से उनको पता पड़ता है कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और उसके बेस पे इससे कितना पाउच बन सकता है टोबैको वगैरह का। बेटा पढ़िए एक बार वापस से। सच पर्सन शैल फर्निश डिटेल्स ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द प्लेस ऑफ business of the manufacturer of such goods including identification, capacity, duration of operation, कितने घंटे मशीन चली, and such other details or information within such time and in such manner as may be prescribed in such form। and जो सिस्टम गवर्नमेंट बनाएगा इन गुड्स के लिए, बोला ना, they will provide for a system जिससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग हो पाएगी। उस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट कुछ फीस भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि तुम सब लोगों को ये फीस पे करनी पड़ेगी। तो such person shall pay such amount in relation to the system referred to in subsection 2 as may be prescribed। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। और हाँ, जिन पे ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं उन्होंने अगर ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए तो उनके लिए पेनल्टी कितना है पढ़ लीजिए। पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 122B, notwithstanding anything contained in this act, where any person referred to in section number 148 subsection 148A subsection 1 clause number B। ये रहा सर जिन पर्सन को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो है ना भाई। आइए, एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेड सेक्शन, अगर ये सेक्शन को आप कॉन्ट्रावेन करते हो, ही शैल इन एडिशन टू द एनी पेनल्टी अंडर चैप्टर्स डिमांड रिकवरी एंड ऑफेंसेस पेनल्टीज, उसमें जो पेनल्टी देगा वो तो लगेगा, एडिशनल पेनल्टी be liable to pay a penalty equal to amount of rupees 1 lakh under CGST, मतलब 2 लाख रुपए पेनल्टी, और 10% of tax payable on such goods whichever is higher। तो सर आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टी और 10% of tax involved CGST plus SGST whichever is higher, इतना पेनल्टी भी आप पे चार्ज कर सकते हैं if you fail to comply with the track and trace mechanism। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर इसी के साथ जीएसटी के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं अब। क्लियर, कोई खास अमेंडमेंट नहीं थे, कोई टफ अमेंडमेंट नहीं थे बेटा, छोटे से अमेंडमेंट थे, कम अमेंडमेंट थे, पर यस जब कम अमेंडमेंट होते तो उसको और डबल तरीके से अच्छे से पढ़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में आने के चांस ज्यादा होते हैं उनके लिए बेटा। अभी रुको, खत्म नहीं हुआ लेक्चर, कस्टम के अमेंडमेंट बाकी बेटा, वो भी ज्यादा नहीं है। पर हाँ, एक मैसेज आपके लिए छोटा सा, डोंट लिमिट योर चैलेंज योर लिमिट्स। कभी कभी हमें लगता है क्या बस अब ना हो पाएगा, थक गए, बस वही वो मोमेंट होता है जब आपने अगर खुद से चैलेंज ले लिया कि नहीं अब तो मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, वहां कंपटीशन आपका खुद का खुद से है, बस उसको अगर जीत गए तो लाइफ जीत गए बच्चों, ध्यान रखिएगा। आओ बच्चों, कस्टम के अमेंडमेंट देखते हैं हम।
प्रोविजनल असेसमेंट का सेक्शन नंबर 18, उसमें अमेंडमेंट हुआ सर, फर्स्ट लाइन की ड्राफ्टिंग को उन्होंने चेंज किया, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज द प्रॉपर ऑफिसर मे असेस द ड्यूटी लेवेबल ऑन सच गुड्स प्रोविजनली। सर इन फॉलोइंग केसेस में, ये चारों केस तो पहले भी थे, अभी भी है सर, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है इन फॉलोइंग केसेस में बेटा, ठीक है। अब मेन जो अमेंडमेंट हुआ वो देखिएगा ध्यान से, द प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। सर ध्यान रखिएगा, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को 1 month का टाइम दे रखा था रेगुलेशंस के अंदर कि 2 महीने प्लस ऑफिसर चाहे तो फर्दर टाइम आपको दे देगा, उतने टाइम में आपको फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा। पर अभी वो सब हटा दिया है और सिंपल मैकेनिज्म कर दिया कि जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उस दिन से 2 साल के अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए। फर्दर कमिश्नर के पास पावर दिया, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ द कस्टम मे एक्सटेंड द सेड पीरियड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 more year। सर 1 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर सकता है अगर रीजनेबल केस लगता है कमिश्नर को तो। ओके बच्चों, तो 2 year + 1 year का टाइम हो गया है फाइनल असेसमेंट के लिए, किस दिन से, जब प्रोविजनल असेसमेंट हो वहां से बेटा। पर हाँ, अगर मान लो किसी कोर्ट ने स्टे दे दिया बेटा, या कोई इनमें से कोई फॉलोइंग मैटर अटक रहा है, तो ऐसे केस में 2 year + 1 year का लिमिट सर कब से काउंट करेंगे, जिस दिन से वो स्टे वगैरह हट जाता तब से बेटा। पढ़ो ध्यान से, where the proper officer is unable to assess the duty finally within the aforesaid time for the reason that the information is sought from an authority outside India through a legal process। outside India से किसी अथॉरिटी से हमने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, प्रॉपर ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, वहां से टाइम लगेगा ना यार लीगल प्रोसेस के थ्रू आने में इन्फॉर्मेशन, तो वहां पर सर ये 2 साल + 1 साल का टाइम, जब से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आउट ऑफ इंडिया से, वहां से 2 year + 1 year काउंट किया जाएगा। सेकंड, एन अपील इन अ सिमिलर मैटर ऑफ द सेम पर्सन और एनी अदर पर्सन इज पेंडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सेम मैटर पे सेम असेसी या किसी और पर्सन का अपील ऑलरेडी पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में, जीएसटी में, मतलब कस्टम्स सर्विस टैक्स एक्साइज एक्स से स्टार्ट बोलते थे, कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग चल रहा है, तो सर उनका जजमेंट आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे has been issued by the appellate tribunal or high court or supreme court, the CBIC has in a similar matter issued a specific direction or order to keep such matter pending। तो CBIC ने बोल दिया इसको पेंडिंग रखो, तो थोड़े वो ऑफिसर 2 साल के अंदर फाइनल असेसमेंट करने भागेगा यार। लास्ट, the importer or exporter has a pending application before the settlement commission or the interim board। तो सर वो जब तक उसका सेटलमेंट कमीशन से ऑर्डर पास नहीं होता, इंटरिम बोर्ड से ऑर्डर पास नहीं होता, तब तक वो स्टे का, तब तक वो फाइनल असेसमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में The PO shall inform the importer or exporter concerned कि मैं भी फाइनल असेसमेंट नहीं करूंगा, the reason for non finalization of the provisional assessment, and in such a case the aforesaid time limit of 2 year + 1 year shall apply from the date when such reason cease to exist। जैसे स्टे मिला था तो स्टे जब हटेगा वहां से 2 years। सर अगर मान लो सीबीआई ने किसी मैटर को पेंडिंग बोला था, तो वो पेंडिंग से जब हटती है, क्लियर होता है मैटर, वहां से 2 year + 1 year काउंट किया जाएगा बच्चों। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं बेटा, हाँ है ना भाई। आइए बच्चों, अब प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशंस भी रिप्लेस हुए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे 2 year + 1 year का जो टाइम लिमिट दिया है उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशन भी चेंज किए बेटा। कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2025। फर्स्ट पॉइंट, पूरे रेगुलेशन चेंज हुए, मैं पूरे पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा वैसे ही मैंने इनको शॉर्ट किया हुआ है, अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया हुआ है, आपको इजी में समझ में आएंगे, कोई टफ नहीं सर, पढ़ लीजिए इसको, खास बात नहीं सर। और कभी कभी क्या होता है, अमेंडमेंट जब होते हैं तो अमेंडमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनना कंपल्सन एग्जाम में बेटा। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, मैं अपने लास्ट 15-16 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, अमेंडमेंट भले इजी हो या टफ हो, एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, 15 से 20 मार्क या उससे भी ज्यादा कभी कभी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते, इसलिए छोड़ने का नहीं बेटा। बहुत कम अमेंडमेंट है इस बार आपके लिए, तो अच्छा है ना, उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो बेटा, इस लेक्चर को 4 बार देख लेना बेटा, खत्म। क्लियर, चलिए, ईच बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल दैट हैज बीन असेस्ड प्रोविजनली shall be treated as a separate case of provisional assessment। हर बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल को सेपरेट केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट मानेंगे, भले सेम मैटर बाद वाली बिल ऑफ एंट्री में भी है, उसको अलग केस मानेंगे, इसको अलग केस मानेंगे, हर बिल ऑफ एंट्री को अलग केस मानेगा। वेयर प्रोविजनल असेसमेंट वाज डन ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ द नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, असेसी से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाए थे वो नहीं दे पाया था, तो ऐसे केस में उसकी वजह से अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब प्रॉपर ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा, इंटीमेशन देगा असेसी को कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए पढ़ना। द पीओ शैल इन्फॉर्म द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर विद इन
15 days from the date of provisional assessment the specific details of the information document to be submitted. प्रोविजनल असेसमेंट की डेट के 15 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एक रिक्विजिशन देगा एसएससी को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, कि साहब ये डॉक्यूमेंट ये रिकॉर्ड्स मेरे को चाहिए. अब जब रिक्विजिशन रेज हो गई उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी एसएससी को. बेटा पढ़ना ध्यान से. सर द एसएससी शैल सबमिट the necessary information document within 2 months, which is extendable by 2 more months by the proper officer, which is further extendable by senior officer. मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर होगा वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट को, बट नॉट बियॉन्ड 14 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. क्योंकि देखो सर, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उसके 2 साल के अंदर फाइनल असेसमेंट करना है, तो सर 2 महीने का टाइम एसएससी को दिया, फिर 2 महीने का टाइम प्रॉपर ऑफिसर और दे सकता है, फर्दर और टाइम सीनियर ऑफिसर भी दे सकता है, बट दैट टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 14 months. इन टोटलिटी में 14 महीने के अंदर 14 months के अंदर सर ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे एसएससी को सर, सो दैट ऑफिसर कैन फाइनलाइज द असेसमेंट. तो ये 2 month या 4 month कब से 14 month कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्विजिशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. अदरवाइज अगर वो इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करता है एसएससी, द पीओ शैल प्रोसीड टू फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा एक तरह से सर. वेयर अब सर ये तो बात हमने करी क्या कि जब डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी असेसमेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसएससी को देना बाकी था, इसलिए प्रोविजनल असेसमेंट किया, तो इतने टाइम में देना है बेटा. पर अगर मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, क्यों कि प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि इन गुड्स में हमको फर्दर इंक्वायरी कुछ और करनी है, तो उस केस में क्या होगा? वेयर द प्रोविजनल असेसमेंट वाज डन फॉर द रीजन दैट द पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी, देन द ऑफिसर ऑफ द कस्टम shall complete the inquiry and transfer the relevant document along with the report to the proper officer within a period of 14 months from the date of provisional assessment. तो सर वो जो लोअर अथॉरिटी ऑफिसर है या ग्राउंड लेवल ऑफिसर जो है वो उस पर कंप्लीट इंक्वायरी करके उसकी सारे डॉक्यूमेंट और उसकी रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को विदिन 14 मंथ सबमिट करेगा, सो दैट वो 2 साल के अंदर फाइनल असेसमेंट कर पाए. 14 मंथ कब से? जब से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तब से. हाँ है ना भाई. The PO shall finalize the duty provisionally assessed wherever it is possible to do so within a period of 3 months, extendable by senior officer by 2 more months at a time. 3 months plus 2 months plus 2 months plus 2 months maximum of receipt of information or document or conclusion of inquiry. भाई जिस दिन डॉक्यूमेंट वगैरह आ गए उसके 3 महीने में फाइनल असेसमेंट कर देना, या इंक्वायरी जब कंप्लीट हो गई रिपोर्ट आ गई उसके 3 महीने में फाइनल असेसमेंट कर देना, ऑफिसर को बोला. हाँ है ना. फर्दर सीनियर ऑफिसर कैन एक्सटेंड बाय 2 more months each time as the case may be, but however the assessment shall be finalized within a period of 2 years from the date of provisional assessment, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा. हाँ है ना भाई. फिर एक्सेप्शनल केस में कमिश्नर रीजनेबल रीजन अगर होता है तो 1 साल का टाइम और दे सकता है एसएससी को, डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को, फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट. ओके. ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट द बॉन्ड शैल बी कैंसल्ड, द सिक्योरिटी इफ एनी शैल बी रिटर्न्ड इफ देयर आर नो पेंडिंग ड्यूज. सर एसएससी क्या करेगा? फाइनलाइजेशन होने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी है वो एडजस्ट करेगा सर, और उसका बॉन्ड वगैरह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा अगर कोई ड्यू बाकी नहीं है तो बेटा. वेयर द ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन और इन सम ड्यू हैज नॉट बीन पेड फॉर मोर देन 90 days. भाई अब फाइनल असेसमेंट करने के बाद जो अमाउंट आया है वो पे करो ना यार विद इंटरेस्ट. वो नहीं पे किया आपने, 90 days अबव हो गए, तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट सर वो बॉन्ड जो आपने साइन किया था, सिक्योरिटी जो दी थी सर, उन सबको यूज करके आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू करेंगे. फर्दर रिकवरी कैन बी डन अंडर सेक्शन 142 बेटा. हाँ है ना भाई. क्लियर. देन द सम ड्यू विच रिमेन्स अनपेड shall be adjusted from the security or shall be recovered under section 142 under intimation to the importer or exporter बेटा. Further अगर कोई भी importer, exporter या उसका authorized representative या custom broker who contravenes any of the provisions of these regulations shall be liable to a penalty which may extend to rupees 2 lakh. 2 लाख तक की पेनल्टी इस पे चार्ज हो सकती है बेटा. क्लियर. डन. ये प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशंस मैंने इसको अच्छे से ड्राफ्ट करके आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके यहाँ मैंने प्रेजेंट किए. आई होप समझ में आया. टफ नहीं था बेटा, इजी था पॉइंट. क्लियर. ये डन. ये सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट का जो अमेंडमेंट था विद द रेगुलेशंस खत्म होता है. अब आइए बच्चों अगले प्रोविजन पे. पर हाँ एक बात मेरे को आपको समझानी है बच्चों. पता है हमने लेक्चर के, अच्छा ये अमेंडमेंट नहीं है, अब जो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं ये अमेंडमेंट नहीं है, ये करेक्शन है बता रहा हूं भाइयों. अगर मान लो सपोज प्रोविजनल असेसमेंट हुआ ₹1000 में, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ कितने में बेटा?
₹1000 में। तो सर अगर आपने उन गुड्स का वेयरहाउसिंग कराया होता तो क्या किया होता? थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया होता। प्रोविजनल असेसमेंट का बॉन्ड अलग है, वेयरहाउसिंग बॉन्ड अलग है बेटा। और वेयरहाउसिंग बॉन्ड आपने और मैंने वेयरहाउसिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का आपको वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन करना पड़ता है। अगर आपका प्रोविजनल असेसमेंट 1000 में था तो आपने थ्राइस अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया। अब मान लो सपोज फाइनल असेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है कितने का? 1200 का। कितने का बेटा? 1200 का। तो क्या होगा ऐसे केस में? आपने मैंने पढ़ा हुआ है कि एडिशनल बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। कितने का? जो एडिशनल अमाउंट है उसका थ्राइस का। कितना होता है वो बेटा? लॉजिकली 200 का थ्राइस कितना होता है? 600। क्लियर? तो 3600 का आपका बॉन्ड होना चाहिए बच्चों। पर एक्चुअली क्या था? एक्चुअली क्या था? लॉ के अंदर अराउंड 9 to 10 years बैक ये पहले वेयरहाउसिंग बॉन्ड का जो अमाउंट था ये पहले ट्वाइस ही था। ये पहले ट्वाइस था। हाँ है ना? जिसको अमेंड करके थ्राइस किया गया, जिसको अमेंड करके थ्राइस किया गया बेटा। पहले कितना था बेटा? ट्वाइस। जिसको अमेंड करके कितना किया? थ्राइस। पर सर हुआ क्या? प्रोविजनल असेसमेंट वाले चैप्टर के अंदर यहां थ्राइस को चेंज करना गवर्नमेंट से गलती से रह गया और वो अभी भी ट्वाइस ही लिखा हुआ है। पर मैंने लॉजिकली यहां पे भी थ्राइस लिख दिया क्योंकि सर आप सोचिए जब वेयरहाउसिंग बॉन्ड है ही थ्राइस का तो हाउ इट कैन बी डिफरेंस अमाउंट का ट्वाइस ही फाइल करना पड़ेगा। पर सर अभी भी बेयर एक्ट में यहां पे ट्वाइस लिखा हुआ है और इंस्टीट्यूट की बुक में भी अभी ट्वाइस ही है बेटा। क्लियर? तो सर आप भी अपनी बुक के अंदर ये करेक्शन कर दीजिए और थ्राइस को काट के ट्वाइस कर दीजिए। पर वेयरहाउसिंग चैप्टर में तो नॉर्मल जो वेयरहाउसिंग बॉन्ड होता है वो थ्राइस ही है। मतलब ये हो गया कंक्लूसिवली कि ये चेंज करने के बाद ये हो जाएगा कि जब आपने नॉर्मल प्रोविजनल असेसमेंट कराया होगा 1000 में, वेयरहाउसिंग बॉन्ड नॉर्मली आपका होगा कितने का? 3000 का। वो तो थ्राइस ही है। पर अगर कभी फाइनल असेसमेंट हायर अमाउंट पे होता है जैसे 1200 पे हो गया तो 200 जो डिफरेंस अमाउंट था इसका ट्वाइस का ही वेयरहाउसिंग बॉन्ड आपको एडिशनली साइन करना है बेटा, विच विल बी ₹400। तो देखा जाए तो लॉजिकली 3000 जो ओरिजिनल था वो तो थ्राइस हो गया और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको ट्वाइस ही हुआ। ये लॉ में एरर है एक्चुअली बेटा, लॉ में एरर है। जो मेरे को लगा कि ठीक है गवर्नमेंट इसको सही कर देगा पर गवर्नमेंट अब तक सही नहीं किया क्योंकि इस पे ध्यान गया ही नहीं यार। ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है यार, प्रैक्टिकली बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान गया ही नहीं। तो गवर्नमेंट अब तक इसको थ्राइस किया ही नहीं अमेंडमेंट बेटा। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो सर हर जगह वेयरहाउसिंग बॉन्ड थ्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी का ही है बेटा। इनफैक्ट वेयरहाउसिंग चैप्टर में पूरी हर जगह थ्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी का ही वेयरहाउसिंग बॉन्ड है। उसका लॉजिक भी दे रखा मैंने बुक के अंदर आपको बेटा। हाँ है ना भाई? बैरक में भी चेंज हो गया पर यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट में डिफरेंस अमाउंट जो आएगा उसका भी आप ट्वाइस लिख आएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? डिफरेंस अमाउंट का ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का ही बॉन्ड साइन करना है, ऐसा आप लिख के आएगा एग्जाम में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत टफ नहीं है, बहुत ऐसा टेक्निकल पॉइंट भी नहीं है, बहुत एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट भी नहीं होता है ऐसा पॉइंट, पर फिर भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने बता दिया बेटा आपको। क्योंकि एक दो मेरे को क्वेरीज आई थी बच्चों की तो मैंने उनको लॉजिकली ऑडियो मैसेज देके ये उनको क्लैरिफाई किया था। उनको ये बोला था कि आप भी एग्जाम में ट्वाइस लिख के आइएगा, इंस्टीट्यूट की बुक में भी ट्वाइस लिखा है, बैरक में भी अभी तक चेंज नहीं हुआ तो क्यों अपने पंगा लेने का, अपने जो बुक में लिखा हुआ करके आओ ना यार, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी का ट्वाइस, बाकी ओरिजिनल अमाउंट का थ्राइस, बाकी वेयरहाउसिंग चैप्टर में हर जगह थ्राइस। ओके बच्चों, डन। तो ये एरर है लॉ में, तो अपने भी बैरक में चेंज हुआ तो अपन क्यों होशियार बने भाई एक्स्ट्रा, ठीक है। अपने भी ट्वाइस लिख के आने का बचा यहाँ पे। ओके डन। आओ मालिक। अच्छा ये जो मैंने ट्वाइस थ्राइस बताया ये करेक्शन था, ये कोई अमेंडमेंट नहीं था, ठीक है। चलिए आओ बच्चों अगला अमेंडमेंट, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने, सेक्शन नंबर 18A, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस। ओके तो मैं समझाता हूं बच्चों क्या होता है। अगर मान लो किसी एसएससी ने बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल कर दिया और उसने अपनी गुड्स को क्लियर भी करा दिया, कस्टम क्लियरेंस भी करा दिया, फिर उसको पता पड़ा भाई गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो ऐसे केस में सर
अगर डिपार्टमेंट का कोई ऑडिट सर्च सीजर समन वगैरह इश्यू नहीं हुआ तो ऐसे केस में वो जो बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल उसने फाइल करी उसको वॉलंटरीली रिवाइज कर सकता है। और वॉलंटरी रिवाइज करने की वजह से अगर मान लो उसकी लायबिलिटी एक्स्ट्रा बनती है तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ लायबिलिटी वो पे कर दे अलोंग विद द इंटरेस्ट, और अगर रिफंड बनता तो वो रिफंड का ऑटोमेटिक इसको रिफंड एप्लीकेशन नहीं मानेंगे बेटा, रिफंड मिल जाएगा उसको बेटा। क्लियर, डन, दैट्स इट, खत्म। ओके बच्चों, पढ़िए ध्यान से। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 149। अच्छा 149 मैंने जस्ट इस सेक्शन के ऊपर आपको इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन चैप्टर जो है वहां मैंने आपको दे रखा था बिल ऑफ एंट्री के सेक्शन के साथ में बेटा। उसमें क्या लिखा था 149 में कि अगर कभी बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी और सब्सिक्वेंटली आपको पता पड़ा कि आपसे कुछ मिस हो गया है, कुछ गलती से आपने बिल ऑफ एंट्री में गलत लिख दिया है, तो सर उसको आप करेक्ट कर सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री कर सकते हो, पर उसमें कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मस्ट बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री, तो ही आपकी बिल ऑफ एंट्री अमेंड हो पाएगी एज पर सेक्शन 149। ये सेक्शन ये कंटिन्यू जो हो रहा ना ऊपर वो यही है बेटा। बिल ऑफ एंट्री कैन बी अमेंडेड ओनली एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। जब ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी आपने तब उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट थे तो ही बिल ऑफ एंट्री अमेंड हो सकती है, वरना अमेंड नहीं हो सकती। पर यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में जब आपने ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री फाइल करी तब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या ना हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन नंबर 149, द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर of the goods after clearance may revise an entry already made in relation to the goods. On revising the entry made under subsection 1, the importer exporter shall self assess the duty. भाई बिल ऑफ एंट्री रिवाइज करी उसके बेस पर वो क्या, बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल रिवाइज करी उसके बेस पर वो क्या करेगा, सेल्फ असेस करेगा ड्यूटी को बेटा। When it results in any duty short levied, non levied, short paid, not paid, then the same may be paid voluntarily by the importer or exporter of the goods along with the interest at the rate of 15% per annum। जब ड्यूटी पे करनी थी उसको ओरिजिनली वहां से लेके जब वो पे करेगा तब तक का 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देगा। और अगर इट रिजल्ट्स इन रिफंड द ड्यूटी, ये जो रिवाइज किया इसने वॉलंटरी रिवीजन जो किया एंट्री के अंदर, इट रिजल्ट्स इन ड्यूटी पेड इन एक्सेस ऑफ दैट पेएबल ऑन सच गुड्स देन which is requiring refund, then such revised entry shall be deemed to be a claim for refund under section 27। मतलब अलग से आपको रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये रिवाइज्ड बिल ऑफ एंट्री या रिवाइज शिपिंग बिल ही अपने आप में रिफंड क्लेम माना जाएगा। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा भाई, ये तो आपने सबमिट किया, सेल्फ असेस किया एक तरह से। द प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई सच रिवाइज्ड एंट्री एंड द सेल्फ असेसमेंट इन केसेस selected primarily on the basis of risk evaluation through appropriate selectivity criteria। तो वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पोर्टल रिस्क इवेल्युएशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इस बिल ऑफ एंट्री को मुझे एक को चेक करना है, अगर चेक करना तो चेक करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर में रीअसेस द ड्यूटी लेवेबल ऑन सच गुड्स इन केसेस वेयर सेल्फ असेसमेंट इज नॉट डन करेक्टली। अगर उनको लगता है कि जो असेसमेंट किया असेसिन ने वो सही नहीं है तो रीअसेस भी कर सकते हैं बच्चों। बट नो रिवीजन ऑफ एंट्री शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। बिल ऑफ एंट्री रिवाइज नहीं हो पाएगी। फर्स्ट, केसेस वेयर एनी ऑडिट सर्च सीजर समन हैज बीन इनिशिएटेड एंड इंटीमेटेड टू द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंसर्न। द केसेस रिक्वायरिंग रिफंड वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीअसेस्ड द ड्यूटी अंडर सेक्शन 17 और रीअसेस द ड्यूटी अंडर सेक्शन 18 और सेक्शन 84, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। 17 है असेसमेंट का सेक्शन, 18 है प्रोविजनल असेसमेंट का सेक्शन और 84 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। तो जहां पर सर रिफंड केसेस रिक्वायरिंग रिफंड वेयर प्रॉपर ऑफिसर हैज रीअसेस्ड द ड्यूटी अंडर सेक्शन 17 और असेस्ड अंडर सेक्शन 18 और 84, तो वहां पर उन केसेस में रिवीजन ऑफ एंट्री ना हो पाएगी। हाँ है ना भाई, जहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने ऑलरेडी असेसमेंट किया हुआ है या प्रोविजनल असेसमेंट किया है और सर सेक्शन 18 में ऑर्डर पास किया हुआ उसने, तो वहां पे असेसी अगर बिल ऑफ एंट्री को रिवाइज करके रिफंड के लिए अप्लाई करता तो वो पॉसिबल नहीं है, इस सेक्शन में वॉलंटरी रिवीजन नहीं होगा। ऐसे केस में तो असेसी ने डिपार्टमेंट ने जो असेसमेंट किया ऑफिसर ने उसकी केस आप अपील कर दो यार, आपको लगता है तो, अदरवाइज आप बिल ऑफ एंट्री को रिवाइज नहीं कर पाएंगे उस केस में बेटा। क्लियर, डन। आइए बच्चों, ये सेक्शन में खत्म होता है, अब कोई खास नहीं था सर। अच्छा, इसी के कोरस्पॉन्डिंग सर यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना सर कि अगर कभी भी कोई एसएससी रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। 1 ईयर कब से, कस्टम के अंदर 1 ईयर, जीएसटी में 2 साल था, तो कस्टम की यहाँ पे जो ये वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री का सेक्शन जो ऐड हुआ है इसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया कि सर यहाँ पे जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो रिलेवेंट डेट फॉर कंप्यूटिंग लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर शेल बी
डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट ओरिजिनली, कि सर जब आपने ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल जब फाइल किया था उस टाइम पे जब आपने ड्यूटी या इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया था ओरिजिनली, वहां से 1 ईयर काउंट किया जाएगा। और अगर आपने ये वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री 1 साल में कर दी थी तो आपको रिफंड मिलेगा, वरना बाद में रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉलंटरी रिवीजन ही रिफंड का एप्लीकेशन माना जाता है अपने आप में बेटा। तो रिफंड इन पर्सन ऑफ वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस अंडर सेक्शन 18A और अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 149, यहाँ पे अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, जो वॉलंटरी रिवीजन किया वो अपने में रिफंड की एप्लीकेशन है, तो वहां पर दैट रिवीजन शुड बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ओरिजिनल ड्यूटी। हाँ है ना भाई, जो ड्यूटी आपने पे कर दी ओरिजिनली वहां से 1 ईयर के अंदर अगर आपने वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री कर दिया अंडर सेक्शन अंडर 18A या 149 सेक्शन में आपने अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, वरना बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ सारे अमेंडमेंट्स बी जीएसटी और ये कस्टम्स के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। अब दोस्तों बस ध्यान रखिएगा, आपने अगर शिद्दत से पढ़ाई करी है तो मजा आएगा, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो वक्त अब आपके लिए आ गया है, जो टाइम आपके लिए बचा है, वो आपकी मेहनत के लिए है। वक्त का सर एक एक क्षण, वक्त का कतरा कतरा सर आपको यूज करना है आपकी सक्सेस के लिए। और सर अगर ये वक्त आपने अच्छे से यूज कर लिया तो माहौल जबरदस्त शानदार जो ऊपर लिखा है वो बनने वाला है। सर एक दिन आएगा जब लोग आपकी कहानी सुनाएंगे, सर आपका पूरा फैमिली आपके लिए प्राउड से कहेगा कि मेरा ये बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा सर सीए है, माहौल बनेगा शानदार वाला। एंड सर ये वो ध्यान रखिएगा, अगर घर का कोई भी एक बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेता है, अच्छा काम कर लेता है, तो आने वाली पूरी जनरेशन का सर एक लेवल अप हो जाता है बच्चों। इसलिए ये वक्त आपका है, पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरी हिम्मत लगा दीजिए। वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं। नए रिवीजन लेक्चर हर चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिए, जिसके अंदर ये सारे अमेंडमेंट भी कवर किए हुए मैंने बेटा। ओके तो आपको जो मैंने रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए वो देखने हैं। हर चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स ऑल्सो। डू स्टडी वेल, मस्त होके पढ़े। ये सिंगल वॉल्यूम बुक जिसके थ्रू मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया है, सिंगल वॉल्यूम बुक जिसके थ्रू मैंने रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, वो चाहे तो आप ले सकते हो। दैट इज वेरी 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 इंप्रोवाइज्ड वर्जन। एंड सर बस आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए। एंड सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड स्टे ट्यून्ड। और यस, जिन भी बच्चों के एग्जाम्स मई 26 सितंबर 26 ऑनवर्ड से, आप भी अपना यूट्यूब चैनल जो यशवंत मंगल वाला है उसको जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि एग्जाम्स तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो बहुत यूजफुल कंटेंट है, वो फ्रिक्वेंटली अपलोड करता जाऊंगा, सो दैट आपको वो कंटेंट मिस नहीं हो और आपको वो टाइमली मिलता जाए। एंड आप अपने इंडायरेक्ट सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बना पाए, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग बना पाए। और सर ये पूरा आपका जो सीए फाइल का जर्नी है उसमें सब्जेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल आपके लिए प्रूव हो। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर माहौल बन गया हो तो सर डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।